बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम ताहिर सलीम है। 1973-74 में मैंने एनडी से पास आउट किया, 1980 में एमबीए किया और उसके बाद से मैं सीमेंस में कुछ काम किया था। फिर सिंध अल्कलीज में काफ़ी अर्सा मैं काम करता रहा। और ये टॉपिक का भी जो मैं लाइटनिंग प्रोटेक्शन में आपके सामने बात करना चाहता हूँ, इसके हवाले से क्या कहते हैं, तीन और मेरी कंपनी है यूनाइटेड जिंक सर्विसेज, जो हम कंसल्टिंग के तौर पे काम कर रहा है एज ए कंसल्टेंट। और हम आपको सर्टिफिकेट भी इसका देंगे। सीपीडी सर्टिफिकेट होगा, पाकिस्तान जिंक काउंसिल का ही सर्टिफिकेट होगा जो सीपीडी पे हम आपको देंगे। उसके सीपीडी पॉइंट भी मिलेंगे 0.5 के करीब आपको। और आप अपनी जो जब अपने रिन्यूएबल वगैरह या रजिस्ट्रेशन वगैरह देंगे तो उसमें सीपीडी पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है, ये जो है ना, तकरीबन 3 हिस्सों पे 3 प्रेजेंटेशंस हैं। पहली प्रोटेक्शन ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन जिसकी स्क्रीन पे आपके पास आई है, ये है आपकी जो है ना, क्या कहते हैं, NFPA 780 पे बेस करती हुई। उसके बाद सेकंड में एक आईसी का नीड असेसमेंट आपके सामने रखूंगा, जो आईसी के उसके ऊपर बेस करता है। उसमें बहुत नीड असेसमेंट बहुत आसान हो जाती है। तो ये मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा, नीड असेसमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। और इसमें मैं डिजाइन का पहलू भी बताऊंगा कि इसको डिजाइन कैसे किया जाए। ये बिल्कुल एक लोकल तरीके से हम सब कुछ सारे काम कर सकते हैं, कोई चीज इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और हर चीज यहाँ बन के अगर हम एज पर कोर्स और स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बना लें तो कोई मसला ही नहीं है कि हमने कोड की कंप्लायंस की है। तो इसके हवाले से हमें कोई डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई बाहर से मंगाने की कोई चीज जरूरत नहीं है। बहुत लो कास्ट में लोकली आपके सामने ये बन जाएगा। और तीसरा जो है वो बहुत डिटेल में और थोड़ा सा टेक्निकल भी ज्यादा है, वो BS कोड पे 62305 पे। और उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल है। वो तकरीबन सारी सिमिलैरिटी है तीनों में, आईसी में भी, और उसमें थोड़ा बहुत कुछ डिटेल में बात करता है, कुछ जरा सा सिंपल तरीके से NFPA 780 में सबसे ज्यादा सिंपल तरीके से है। इसलिए पहले मैंने सिंपल उसकी नीड असेसमेंट करूंगा, फिर उसके बाद आखिर में टेक्निकल असेसमेंट में हम चले जाएंगे वहां के अंदर। तो ये अगर लाइटनिंग प्रोटेक्शन का अगर मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे, तो उसमें एक ये है कि एक तो ये है कि इसके अंदर ये देखें, एक मतलब ये कि पूरी बिजली गिर रही है। तो बिजली का जो फिनोमेना है गिरने के, क्योंकि एयर जो है कि इंसुलेटेड है, तो जब बादलों में इतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो जो है ना बिजली फिर जमीन से कोइंसाइड करती है। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पॉइंट पे डिस्चार्ज होती है। इसी वाले से इसकी प्रोटेक्शन स्कीम भी आगे मैं आपके सामने डिस्कस करता रहूंगा। ये पिक्चर आपके सामने एक रखी है मैंने, जिसमें पूरा, और इसमें पर्टिकुलरली सिंध में तो इतनी बिजली नहीं गिरती, लेकिन उधर अगर जाएं अपर साइड पे पाराचनार, काकुल वगैरह या इस्लामाबाद वगैरह में, तो वहाँ बिजली गिरने के बहुत सारे केसेस है। रिसेंटली पिछली बारिशों में भी और इस बारिशों में भी, आज ही मैं न्यूज देख रहा था कि यहाँ पे पोर्ट कासिम में बिजली गिरी है कल की बारिश से, और उसमें एक बंदा मर गया। और गडाप में एक पिक्चर आई थी कि जिसमें वो बिजली जमीन से टच कर रही है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अगर बादल का जमीन पॉजिटिव होगी, बादल में नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर जमीन क्या कहते हैं नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगी। और इतनी एनर्जी बादलों में प्रोड्यूस हो जाती है कि एयर के मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक कर देती है। इसीलिए आप अगर देखें तो इसका जो पैसेज भी है वो सीढ़ी की तरह नीचे आ रहा है। और ये बिजली को फिर ये कैप्चर करके, मेन इसकी प्रोटेक्शन ये है कि इसके कैप्चर करके इसकी एनर्जी को हम जो है ना क्या कहते हैं जमीन में एब्जॉर्ब कर, जमीन मास ऑफ द एयर है, बहुत बड़ा कंडक्टर हो गया है, तो उसके अंदर जाएगी तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। और इसमें एक बड़ा एक मसला है। तो अब ये कि लाइटनिंग अगर फिनोमेना हम देखें तो सुपरस्टिशियस बहुत है इसमें। पहले पर्शियन बिलीव दैट लाइटनिंग मैनिफेस्टेड डिवाइन रैथ, इजिप्शियन बिलीव दैट देयर गॉड सेट इन हिज incarnation as typhoon created lightning with an iron spear. Romans believed that Jehovah was a master of lightning who served up thunderbolts to punish the wicked and warn the empire of its errant behavior. मतलब पूरे हर मजहब में दुनिया में ये इसी तरह के ये बिलीफ्स बहुत चल रही है यहाँ पे।
अर्ली ग्रीक्स बिलीव लाइटनिंग वाज अ वेपन ऑफ, ये देवता का नाम है ज़्यूस। नवाजो इंडियंस बिलीव दैट लाइटनिंग हैज अ ग्रेट पावर इन देयर हीलिंग रिचुअल्स। The thunder from Scandinavian used to toss lightning bolts at his enemies. In the pantheistic Hindu religion, Indra was the god of heaven, lightning, rain, storms, and thunder. एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, ड्यूरिंग द मिडिल एज पीपल बिलीव दैट रिंगिंग चर्च बेल्स वुड डिस्पर्स लाइटनिंग, और इससे बहुत सारे बंदे मर गए। ये भी एक बिलीफ था। और हमारे अंदर में भी, मुसलमानों में भी है कि काली चीज पे गिरेगी, दर्द के नीचे ना गिरे वहां गिरेगी, ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है। और इसको उसी तरह टेक्निकल ग्राउंड पे देखें तो आपको ज्यादा अच्छा मजा भी आएगा। तो इसमें अगर आप ये थोड़ा सा मैं अगर इंट्रोडक्शन भी दे दूं तो मैं जरा बता भी देता हूँ कि lightning is a generation that offering discharge in undistributed fine weather. The earth carries a negative charge with a corresponding positive charge in the upper atmosphere. This results a positive field of 100 volt per meter immediately below the thundercloud charge center. The field may exceed 20 kV per meter. This can lead to a point discharge taking place from sharp objects. No means are known for directly measuring the potential of the cloud charge center with respect to ground, but is estimated to be in the order of 10 raised to the power 7 to 10 raised to the power 8 volts. The intense field ionizes the air molecules conducting channel is opened, which is lightning stroke. अब the magnitude of lightning discharge ये होता है 1% stroke exceed 200 किलोएम्प्स और ये 90% स्ट्रोक 3 किलोएम्प्स। ज्यादातर जो बड़े डिस्चार्ज नहीं होते, तो ये डिफरेंट टाइप्स के लाइटनिंग स्ट्रोक्स हैं। और ये बीएस का कोड है पुराना, ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बीएस लिमिटिंग वैल्यूज आर गिवन एज फॉलो BS 6651, ये पुराना इसका नंबर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज हैज बीन मेजर्ड फ्रॉम 20,000 एम्पियर टू 200 K। अब मसला सिर्फ ये है कि इस लाइटनिंग स्ट्रोक को हमने कैप्चर करना है और इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पॉइंट डिस्चार्ज होता है, और उस पॉइंट डिस्चार्ज के लिए कैसे इसकी प्रोटेक्शन की जाए वो हम आगे चल के अभी आपसे बात करते हैं यहाँ पे। अब इसमें बहुत सारी ऑडिबल नॉइस हैं, इंफ्रासोनिक बिलो द ऑडिबल रेंज, बहुत सारी, मतलब मैं यहाँ पे आपको बड़ी जबरदस्त, जब भी बिजली गिरती है तो बहुत ऑडिबल नॉइस बहुत बढ़ जाती है। और ये क्या कहते हैं यहाँ पे इनएडिक्वेट डायरेक्ट स्ट्राइक प्रोटेक्शन, अगर इसकी बिजली गिरती है किसी जगह तो इसका मतलब ये है कि इनएडिक्वेट डायरेक्ट स्ट्राइक प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे की जाए मैं अभी आपके सामने रखूंगा। इनकरेक्ट ग्राउंडिंग एंड बॉन्डिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, which allows lightning to flow near sensitive electronics and develop voltage differentials. अगर आप 62305 में जाएंगे ना, उसमें सोर्स को S1, S2, S3, S4 के हिसाब से वो डिफाइन करता है। यहाँ पे insufficient transient protection and filtering of power lines, no protection on telephone data and signaling circuits. पाकिस्तान में तो इसका मतलब ये कि है ही कुछ नहीं, और एक्चुअली इसमें है ये कि इसमें नीड असेसमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, और प्रोबेबिलिटी निकालना वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ थंडरस्टॉर्म्स पे। अगर आपकी नीड आ रही है, वो मैं भी आपके सामने रखूंगा, तो आप उसके मुताबिक लाइटनिंग प्रोटेक्शन को डिजाइन कर लेंगे। वो बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं। NFPA 70 तो बहुत ही इसको सिंपल किया हुआ है। इसमें 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें एक रोलिंग स्फीयर मेथड है, पॉइंट डिस्चार्ज मेथड है, मतलब वो मैं अभी आगे चल के आपके सामने डिस्कस करना शुरू करूंगा। तो लाइटिंग रिस्क है, डायरेक्ट स्ट्राइक से कंडक्टर ट्रांजिएंट्स आता है, रेडियल, LEMP, EMP, आर्थर पोटेंशियल राइज हो जाएगा। ये देखें, ये डिफरेंट है जनरल लाइटिंग स्ट्रोक्स, ये फुर्स की किताब से मैंने लिया है, जो फुर्स वाले इसमें लाइटिंग प्रोटेक्शन। अब ये बहुत सारी अरिको है, फुर्स है, ये कंपनियां लाइटिंग प्रोटेक्शन के ये कंपोनेंट्स बना रही हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनसे इंपोर्ट में खरीदने के बजाय आप टोटली लोकल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है इसके अंदर। लाइटिंग रिस्क टू सिस्टम, नेटवर्क कम्युनिकेशन, या जो डैमेजेस हो सकते हैं आपके साथ। लाइटिंग रिस्क टू ऑपरेशन, आपका रेवेन्यू बहुत लॉस हो सकता है, मतलब आप इसमें कितना रिस्क आपका इन्वॉल्व है उसी हिसाब से आप ये लगाएंगे। अब जैसे सिंध का प्रोविंस है, ये लीस्ट प्रोबेबल एरिया है। अगर आप यहाँ पे अब आपका अपना रिस्क या तो बिल्डिंग कोड्स में लिखा हो, जैसे अभी कल ही मैं देख रहा था बिल्डिंग कोड्स के हवाले से, अगर आजकल सोलर बहुत ज्यादा लग रहा है तो उसमें वो नेट मीटरिंग में मस्ट कर रहे हैं। ISCO वाले इस्लामाबाद का एक फॉर्म मेरे पास आया है, जिसमें वो मस्ट करे कि लाइटिंग प्रोटेक्शन आपने लगाना जरूरी है। मतलब वो क्लियर है, लिस्ट है, ये मेरे पास है, और उसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये आपने लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अभी वो कैसे लगाते हैं मैं आपको बताऊं, ये लाइटिंग की वो जो है ना
वेव फॉर्म है और लॉन्ग टेल इस तरह बनती है, आखिर में फिर ये उस तरह हो जाती है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर ओवर 1 मेगावाट भी हो सकती है, टोटल एनर्जी ओवर 250 किलो जूल्स हो सकती है। ये साउंड प्रेशर, टेम्परेचर, राइज टाइम, एवरेज करंट 35 के तक जा सकता है, ड्यूरेशन 300 माइक्रो सेकेंड्स तक जा सकती है। और इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात भी बताऊं, बातों का लाइटनिंग स्ट्राइक से दुनिया में अगर आप जाएं गॉगल में भी, तो बंदे लाइटनिंग स्ट्रोक बंदे पे गिरा, बच भी गया इसलिए कि ये माइक्रो सेकेंड में है। तो इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट तो ज्यादा है लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम है, तो इसलिए बातों का सेफ्टी भी हो जाती है। लेकिन ये कि इसके सबसे ज्यादा डैमेजेस ये है कि अगर जब लाइटनिंग स्ट्रोक होती है तो उस एनर्जी से या टैंक फट जाए या क्या कहते हैं आगे के ट्रेवल करके कोई और चीज ऐसी हो जिसने आगे डैमेज करना है बहुत सारी चीजें। 93% स्ट्रोक्स आर 10K और एवरेज स्ट्राइक इज 30K। 100% प्रोटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसमें एक मुझे बहुत सारी डिस्कवरी चैनल पे मैंने एक दफा एक वीडियो देखी थी जो लाइटनिंग पे थी। उन्होंने क्या किया हुआ था कि मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की वैन बनाई हुई थी और थंडरस्टॉर्म्स के पैरामीटर्स मेजर करते थे, जिस एरिया में लाइटनिंग का स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते थे तो उसमें वो फिर नीचे से रॉकेट फायर करता जो फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड होता है ग्राउंड के साथ, और क्लाउड की एनर्जी को ग्राउंड किया जाता है। इसमें हमारी जितनी भी प्रोटेक्शन होगी उसमें भी यही है कि क्लाउड की एनर्जी को कैसे ग्राउंड किया जाए। ये सिर्फ हमने यहाँ पे ये देखना है यहाँ पे कि ये सिस्टम की मतलब ये कि किस तरह बॉन्डिंग ग्राउंडिंग, ये ग्राउंडिंग का तो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। अब ये आजकल ये रेडियोएक्टिव बॉन्ड्स ये इस तरह की कैप्चर द लाइटनिंग स्ट्रोक टू प्रेफर्ड पॉइंट, हम तो सिर्फ सिंपल पॉइंट की मैं बात करूंगा और इसके क्या डायमेंशंस होंगे वो मैं बहुत ही आपके बिल्कुल टोटल इस प्रेजेंटेशन में सारी चीजें दी हुई है। तो प्रोटेक्शन प्लान क्या होगा कि एयर टर्मिनल होगा, उसके फिर ग्राउंड कंडक्टर होगा और उसके बाद फिर ग्राउंडिंग होगी नॉर्मल तरीके से जो ग्राउंडिंग होगी, और आसपास फिर जो कोई और ऐसी चीजें इक्विपमेंट है तो आप उसकी बॉन्डिंग कर सकते हैं वहां पे। और उस हिसाब से ये तीन मेजर तो तीन चीजें इसके अंदर होती हैं कि आपकी एयर टर्मिनल और उसका साइज क्या होगा वो मैं अभी आपके सामने बताता हूँ, ग्राउंड कंडक्टर और अर्थिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर यहाँ पे। अब ये देखिए लाइटिंग के मतलब ये कि मकान में टावर पे इसलिए लगाते हैं कि वहां से अगर इसका जो है ना क्या कहते हैं जोन जो बनता है, जो प्रोटेक्टेड एरिया बनता है वो 45 डिग्री के एंगल से, तो वो उसमें नीचे फिर जितनी बिल्डिंग जाएंगे वो प्रोटेक्टेड जोन आ जाएगा वहां पे। और इसी तरह सर्च प्रोटेक्शन मतलब ये कि आप ये कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखें डिफरेंट है ट्रीज मशीनरी, मतलब ये लाइटिंग नेचर ऑफ लाइटिंग डिफरेंट हो सकती है। मैं इसकी थोड़ी नीड फॉर प्रोटेक्शन पे जाता हूँ। नीड फॉर प्रोटेक्शन में पर्सनल हैजर्ड्स हैं, पॉसिबल प्रोटेक्शन लॉस है, पॉसिबल डैमेज है, अफेक्ट ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस वाले भी प्रीमियम ज्यादा लेंगे, वैल्यू और नेचर ऑफ स्ट्रक्चर और इट्स कंटेंट, थंडरस्टॉर्म्स फ्रीक्वेंसी, नंबर एंड सेवेरिटी ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक्स पर स्टॉर्म, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन। और इसमें एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं उस पावर प्लांट में इसका ऑडिट करने भी एक दफा गया था कि NFPA जो है ना 7890 कंटेन्स अ रिस्क असेसमेंट गाइड दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस। तो रिस्क असेसमेंट हर एक इसके अंदर है, IEC में भी है, और उसमें अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है नीड असेसमेंट, जब कितना रिस्क है उस प्रोबेबिलिटी की बेस पे आप डिसाइड करेंगे। अब उसमें भी आपको अपने गोल सेट करने पड़ते हैं। अगर आपने ह्यूमन प्रोटेक्शन करने हैं तो उसमें 62305 में 10⁻⁻5 की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर इतनी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ रही है तो वो आपने फिर ये प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना है। तो जहां पे नंबर ऑफ थंडरस्टॉर्म्स बढ़ रहा है वहां पे, और फिर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह इसकी इंस्टॉलेशन की जाए। वो सारी चीजें मैंने इसमें ड्राइंग में डाल दी है। आपको सारी चीजें अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो सारी चीजें आपको पता नहीं पता चले तो मेरे को क्वेश्चन आप लिख के भी भेज सकते हैं, मैं जवाब भी दे दूंगा। उसका वहां पे और कोई मैटर देना होगा तो वो भी दे दूंगा। इक्विपमेंट स्ट्रक्चर टू बी कंसीडर्ड, all material except tanks or other enclosure of the flammable materials. A fifth class consists of items of high risk or loss consequences. Building a grade aesthetic historical, अगर आपकी कुछ भी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है तो उसकी कैसे सेव किया जाए। स्ट्रक्चर कंटेनिंग सब्सटेंस दैट वुड बी डेंजरस, अगर
आपका जाना फर्नेस ऑयल वगैरह टैंक के अंदर है, तो उसमें ये एक फियर है कि वो फट जाएगा, तो टैंक अगर फट जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बात है, अगर आपका मेटल स्ट्रक्चर ये 4 पॉइंट समथिंग में एवरेज में 5 मिलीमीटर की थिकनेस से ज्यादा है या थिकनेस से ज्यादा, तो वहां पे ए टर्मिनल और डाउन कंडक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ये कोड आपको अलाउ कर रहा है। वहां पे सिर्फ आप उसकी ग्राउंडिंग, अगर टैंक है तो उसकी ग्राउंडिंग या मेटल स्ट्रक्चर है उसकी ग्राउंडिंग प्रॉपर कर दे, और ग्राउंडिंग उसी तरह होती है जैसी दूसरी ग्राउंडिंग है। और इसमें भी मैं अभी स्लाइड भी आ जाएगी तो मैं आपके सामने डिस्कस भी करूंगा यहाँ पे। Requirement of the good protection is the fundamental theory of lighting protection structure is to provide means of which a discharge may enter or leave the earth without passing through paths of high resistance. Such a condition is usually met by grounded steel frame structure. Suitable protection is nearly always provided by the installation of air terminals, down conductors and ground electrodes. ये अभी हम कैसे करेंगे आपके सामने। ये देखिए एक रोलिंग स्फीयर का एक मेथड है, तो आप इसमें ये प्रोटेक्टेड जोन है जो ग्रे कलर में आपको सामने दिखाया हुआ है, और ये चिमनी के ऊपर एयर टर्मिनल लगा हुआ है। अब आप इसकी डिटेल्स आगे मैं अभी आपके सामने रखता जाऊंगा, आगे चलते जाएंगे। ये जोन है, डिफरेंट जोन्स हैं, वो भी BS 62305 में बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन है, वहां पे अभी उसकी प्रेजेंटेशन में भी आ जाएगी। For structure containing flammable liquids and gases, the radius of the sphere of the protection is reduced to 100 feet instead of 150 feet dimension normally used. Tanks and tanks form as long as the steel is 3 by 16 inches or 4.76 millimeter, जो मैं 5 millimeter कह रहा हूँ, or more in thickness, there is little danger of a stroke puncturing it. तो अगर ऐसा कोई टैंक वैंक अगर आपके पास है तो आप उसमें क्या करें, सिर्फ उसकी ग्राउंडिंग परफेक्ट कर ले और एयर टर्मिनल ग्राउंड कंडक्टर की कॉस्ट आपकी बच जाएगी, वहां पे उसके लगाने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले तो इसका मैं अभी वो भी अब आपको ब्लॉक डायग्राम ये देखें। अब एक ये है, एक ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे बहुत सारा डिपेंड करता है। अगर आप इसके बीच में देखें तो ये छोटे छोटे एयर टर्मिनल्स लगे हुए हैं, इसकी भी लेंथ तकरीबन 10 इंच के करीब होती है। 10 इंच का ये आप स्टेनलेस स्टील उसकी लेंथ इसी हिसाब से वेरी करेगी, या कॉपर की रॉड हो, और ये कोनिकल टाइप की आगे फिगर आ जाएगी, और एक इलेक्ट्रोड दूसरे के दरमियान 25 से 30 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरह अगर आप यहाँ पे अर्थ पिट देखें तो अगर 100 से 125 फीट पे ज्यादा अगर है तो दूसरी अर्थ पिट दोबारा बनानी पड़ेगी, और ये कॉर्नर पे लगा के और कॉर्नर से तकरीबन 2 फीट अंदर करके लगाते हैं, और पूरा ये मैश बना हुआ एक बिल्डिंग में। नॉर्मली जो लाइटिंग स्ट्रक्चर का जो प्रोटेक्शन का पूरा डिजाइन भी होता है वो बिल्डिंग के उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि इसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। और एक छोटी सी एक ये एग्जांपल है यहाँ पे। उसके बाद ये लाइटिंग के डिफरेंट मटेरियल से, मतलब ये कि मैं इसको अवॉइड करके आगे चलता हूँ थोड़ा सा, और वो आपको टेक्निकल मतलब ये कि ज्यादा बात करते हैं आपसे ज्यादा। ये देखें, ये वही एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के हवाले से आपके सामने रखा गया है। अब मैं आपके सामने इसको डिजाइन कैसे किया जाए, इसकी नीड असेसमेंट अभी मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारी नीड है यहाँ पे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नंबर ऑफ थंडरस्टॉर्म्स के हिसाब से। वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको, नीड असेसमेंट का एक अलग प्रेजेंटेशन है, मैं अभी आपके सामने वो रखता हूँ, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक और वैलिड है, ये IEC के कोड से, और शेल के ग्लोबल मैंने उससे लिया हुआ है। यहाँ पे शेल के ग्लोबल DEP जितने कोड्स हैं उससे मैंने यहाँ लिया हुआ है, तो मुझे बहुत पसंद आया, आसान भी है यहाँ पे। इसके बाद फिर ये इसका फ्लो डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसके बेसिक कंपोनेंट में ये मैं 1 मिनट आगे यहाँ से, the system of air terminations, conductors and ground electrode is designed to present a low impedance path to the lightning current in order to divert that current away from structural parts of the equipment. ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें, और ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप कोड के मुताबिक चल रहे हैं तो ये आपके आराम से लोकली कम कॉस्ट में बन सकती हैं यहाँ पे। Since lighting currents are voltage of very short duration, the current flows gradually in the outer skin of the conductor. Class 1 का जो कंडक्टर है, डाउन कंडक्टर, तकरीबन कोई 30 मिलीमीटर स्क्वायर का केबल आता है। इसमें AWG 17 इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो अवेलेबल साइज में 17 मतलब ये 30 मिलीमीटर का आएगा, तो आप 30 मीटर का डाउन कंडक्टर वहां पे लगा सकते हैं, जो मैंने पिछली आपको इसमें पिक्चर में दिखाया भी है वहां पे। Any metal within arcing distance
स्पेसिफाइज फ्रॉम डाउन कंडक्टर मस्ट बी, उसको भी बॉन्डिंग, ये जनरल रूल है कि कभी भी बॉन्डिंग कंडक्टर आप उसके साथ लगाएं, वहां पे अगर मेटल स्ट्रक्चर है, स्पार्क हो सकता है। मतलब ये आप कराची के बिल्डिंग कोड्स में ये मस्ट नहीं है। अगर बिल्डिंग कोड्स में है, अब इसकी जो सर्जेस आती हैं, द कॉस्ट ऑफ डैमेज इसके ऊपर, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि इस पे लगाया भी जाए या ना लगाए। अब ये रिस्क असेसमेंट का एक सिंपल फार्मूला है, इसकी मैं सॉल्ड एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। ये है प्रोबेबिलिटी निकालने का, पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइटिंग स्ट्रोक्स। तो ये नीड असेसमेंट में जाऊंगा तो मैं बहुत क्लियर, बड़ा आराम से आप निकाल सकते हैं। और ये 10⁻⁻6 है, ये मेरी टाइपिंग की गलती है कि 10⁻⁻6 है यहाँ पे। तो ये हम इसको बड़े अच्छे रिस्क असेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसमें 10⁻⁻4 10⁻⁻5, अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने बिल्डिंग आर्किटेक्ट को बचाना, जनरली जो इम्प्लीमेंट किया, अगर 10⁻⁻5 की प्रोबेबिलिटी लिखी है, अगर 10⁻⁻5 की प्रोबेबिलिटी आती है तो आप उस हिसाब से इसको मतलब ये वहां पे लगाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसका है एयर टर्मिनेशन, और जो एयर टर्मिनेशन है उसमें एयर टर्मिनेशन के सिस्टम शुड फुलफिल NFP 70, और इसमें PSQC ने भी ये कोड बनाया हुआ है 45201 फॉर द डिजाइन। द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज, प्रोटेक्शन एंगल मेथड कहलाता है, रोलिंग स्फीयर मेथड कहलाता है, और मैच साइज मेथड। ये 3 मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी बिल्डिंग सिंपल है तो सिंपल तरीके से पॉइंट मेथड पर, मतलब ये पॉइंट मेथड आप ले सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह फिर डिजाइन ऑफ डाउन कंडक्टर, जो ए टर्मिनल से नीचे ग्राउंड तक जाना है, तो उसके लिए इसमें जो दिया हुआ है, सिस्टम शुड हैव सुटेबल कॉन्फ़िगरेशन टू अवॉइड वैल्यूज ऑफ स्टेप एंड टच वोल्टेज, जो अर्थिंग का एक पार्ट है। कन्वर्जिंग आर कंसीडर्ड डेंजरस। इट इज आल्सो रिकमेंड द फर्स्ट मीटर वर्टिकल इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी रिगार्डेड एज बीइंग इफेक्टिव अंडर फ्रॉस्ट कंडीशन। ये देखें, एक छोटी सी एक ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें सबसे पहले आप ये करेंगे कि क्लासिफिकेशन कर लें, फिर रिस्क असेसमेंट कर लें कि एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बाद सिलेक्शन एंड साइजिंग, फिर एयर टर्मिनल, डाउन कंडक्टर, अर्थिंग। ये 3 मतलब ये 3 है। तो आप एयर टर्मिनल भी लोकली बना सकते हैं, डाउन कंडक्टर भी लोकली अवेलेबल है, और अर्थिंग भी प्रॉपर जैसे हम रूटीन में अर्थिंग करते हैं उसमें अंदर। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर अगर आपकी स्लाइड में भी आ जाएगी कि इसकी जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है, अगर HT पे लगा हुआ है तो शुड बी लेस देन 1 ओम, और अगर LT पे है तो 10 to 15 ओम तक अलाउड है आपको, तो वो लेस देन 1। इसी तरह ये देखते हैं LPS सिलेक्शन फ्लो डायग्राम है, और आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर बहुत डिपेंड करता है, उसका मैश का चाहिए, ये उसका स्ट्रक्चर देखें, उसका फिर इक्विवेलेंस एरिया देखें, और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करें उसकी प्रोबेबिलिटी उस फार्मूले के तहत। इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से एक वेटेड एवरेज भी है, वो मैं अभी दूसरी एग्जांपल पे जाऊंगा IC की कोड में, तो उसकी पूरी एक डायग्राम भी है। आप वेटेज एवरेज के हिसाब से भी वो लगा के बड़े आराम से नीड असेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप कराची में बैठे हैं या पेशावर में बैठे हैं या कहीं और हैं, तो आप उसी हवाले से, तो वहाँ के नंबर ऑफ थंडरस्टॉर्म ज़्यादा है अपर साइड पे, तो उसी हिसाब से फिर बड़े आराम से आप अपना लगा सकते हैं। मिनिमम हाइट ऑफ 10 इंचेस कॉपर और अल्युमिनियम हैविंग डायमीटर ऑफ 3/8 इंचेस फॉर क्लास 1। जो क्लास 1 और क्लास 2 मतलब प्रोडक्ट स्पेशल, वो उसकी स्लाइड में अभी आपके चार्ट आपको दिखाऊंगा। और इसका जो बॉन्डिंग मेन कंडक्टर है 17 AWG इक्विवेलेंट टू बनता है तकरीबन, तो मार्केट में केबल अवेलेबल है 30 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह ग्राउंडिंग लॉन्ग शॉट नॉट बी लेस देन ½ इंच इन डायमीटर एंड 8 फीट लॉन्ग, ये IC के कोड में भी है। और ग्राउंड एप्लीकेशन चेंज इन सॉलिड टू बी कंसीडर्ड, ये आप उसी हिसाब से इसका ग्राउंडिंग में मतलब कंडक्टर एक लगाएंगे। और एक इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो NFPA 780 में भी है, और इस ISO के फॉर्म में भी लिखी हुई है कि आप क्या कहते हैं, लाइटनिंग का जो आप प्रोटेक्शन लगाएंगे, इसका जो क्या कहते हैं आप ग्राउंडिंग होगी वो एक सेपरेट ग्राउंडिंग होगी। सिस्टम की ग्राउंडिंग से ये ऑप्शनल है कि आप इसको कनेक्ट करें या ना करें, लेकिन ये इसकी ग्राउंडिंग एक सेपरेट होगी बिल्कुल। तो ये इसमें इस हिसाब से अब आप कॉर्ड किसी बजा सकते हैं। फॉर हाई वोल्टेज एंड इम्पीडेंस ऑफ लेस देन 1 ओम इज रिक्वायर्ड, फॉर लो वोल्टेज एंड इम्पीडेंस ऑफ लेस देन 15 to 20 ओम इज रिक्वायर्ड। अब ये इसको क्राइटेरिया आप बना सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये कि किसी तरह भी। ये देखिए ये एयर टर्मिनल की डिफरेंस है। अब मसला ये है कि मार्केट में इम्पोर्ट में कई अरिको वाले भी हैं, फोर्स वाले भी हैं, डैन वाले भी हैं, बहुत सारी कंपनियां ये बाहर से इम्पोर्ट करके भी आपको दे रही है।
तो यहाँ पे जनरली लोगों को ये होता है कि यहाँ की क्वालिटी बहुत ख़राब है, इस हवाले से फिर वो इम्पोर्टेड अगर प्रोटेक्शन लगानी है तो इम्पोर्टेड है। लेकिन आपके लीस्ट प्रोबेबल एरिया, जैसे अगर सिंध में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे ये लीस्ट प्रोबेबल एरिया है, तो यहाँ पे फिर कॉस्ट उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें जिस हिसाब से उसकी नीड है। यहाँ पे लाइटिंग स्टडी ब्रोकन डाउन, और उसके लिए तो मैं अभी बात आपसे सारी कर चुका हूँ। यहाँ पे इसका ये कंक्लूजन है, द करंट ट्रेंड टू टेक लाइटिंग प्रोडक्शन इनटू अकाउंट। और ये अगर आप इसके हिसाब से अगर आप चले, ये देखें ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर के हवाले से ये चिमनी पे लगाना है, किस तरह लगाना है, ये मैंने NFPA 780 से लिया है। यहाँ पे इसके ये देखें ये बिल्डिंग, और इसके ये 2 चार्ट को मैंने अलग से टाइप भी कराया, ये भी मैं आपके सामने देखा था। इसमें अगर एल्युमिनियम अगर लगा रहे हैं, 8 टर्मिनल बॉन्डिंग कंडक्टर का क्या साइज हो, ये अगर आगे चार्ट किया, यहाँ ये चार्ट है क्लास 1 मटेरियल रिक्वायरमेंट और क्लास 2 मटेरियल रिक्वायरमेंट। क्लास 1 मटेरियल रिक्वायरमेंट है, आप स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। क्लास 1 मटेरियल है 75 फीट से बिलो, और क्लास 2 मटेरियल रिक्वायरमेंट है 75 फीट से अबव। तो इसमें से आप अगर आप स्ट्रिप लगाना चाहते हैं उसका साइज भी इसके अंदर दिया हुआ है। एयर टर्मिनल का साइज अगर एल्युमिनियम लेना चाहते हैं तो उसका साइज भी इसके अंदर दिया हुआ है। ये सारी डिटेल एयर टर्मिनल के हवाले से इसके अंदर यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पे ये आप इसको मतलब ये कि खुद भी बना सकते हैं। अगर कॉपर की रॉड हो तो सबसे बेहतर है, और कॉपर की रॉड की प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हवाले से आप बहुत आराम से इसको जाने का कहते हैं लोकली डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये रेंज ऑफ प्रोटेक्शन है, तकरीबन 45 डिग्री का एंगल लिया जाता है यहाँ से यहाँ पे। इसी तरह एक टाउट केबल है जो ट्रांसमिशन लाइन से ऊपर केबल डाल दिया जाता है, इसको टाउट केबल कहते हैं। तो वो भी नीचे उसके फिर प्रोटेक्शन, या टैंक के ऊपर भी टाउट केबल लगा सकते हैं। यहाँ पे विद टाउट केबल है। अम्ब्रेला टाइप की भी ये प्रोटेक्शन, डिफरेंट टाइप की प्रोटेक्शन है यहाँ पे। अब ये देखें बॉन्डिंग करना बहुत ज़रूरी है, अगर बॉन्डिंग आप कर देंगे तो साइड फ्लैशिंग से बचा जा सकता है यहाँ पे। अब अगर बिल्डिंग पे भी स्ट्राइक होती है तो उसके सराउंडिंग में केबल्स भी हैं, अंडरग्राउंड में भी है, उसका इम्पैक्ट मिल सकता है, जो मैं भी आपको आगे चल के 62305 में बहुत डिटेल में बताऊंगा वहाँ पे। अब ये देखिए स्टेप वोल्टेज एंड टच वोल्टेज का तो आइडिया आपको होगा ही होगा कि स्टेप वोल्टेज तो वो है कि ग्राउंड में अगर जब करंट तकरीबन 7 मीटर से लेके 15 मीटर तक अगर ग्राउंड में जाएगा तो नॉर्मली इसको होता ये है कि अगर आपने स्टेप वोल्टेज से बचना है तो मंकी की तरह चले, ऐसे इसके नियरेस्ट एरिया से पूरे आप पाँव को आगे चल स्टेप ना लें बल्कि मंकी की तरह उछल उछल के चले, तो इसमें प्रोटेक्शन आपकी होगी अगर ये ग्राउंड में पोटेंशियल आ जाता है तो क्या, ताकि आपकी दोनों टांगों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ना आ सके। यहाँ पे ये बॉन्डिंग वाले स्ट्रक्चर, डिफरेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ये देखें ये पूरा ये टर्मिनल ऊपर लगा हुआ है और उसको फिर डाउन कंडक्टर से ही अर्थ, और ये आपके देखा भी होगा आपने कि ये सर प्रोटेक्टर के वो काउंटर भी आते हैं। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है। ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है NFPA 780 की लाइटनिंग की। अब मैं दूसरी अब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। यस, ये असेसमेंट फॉर नीड पहले भी मैंने आपको बड़ी, इसमें पूरी सॉर्ट एग्जांपल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे ये IEC के कोड से है और ये शेल के डॉक्यूमेंट से मैंने लिए जो इनके DP जो ग्लोबल इम्प्लीमेंटेड होते हैं, ये इनकी असेसमेंट ऑफ नीड फॉर लाइटनिंग प्रोटेक्शन। मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसकी अथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसमें देखें आपको यहाँ पे द अपेंडिक्स स्टेट द मेथड ऑफ असेसिंग द नीड टू प्रोवाइड lightning protection for a structure. It is based on the principles laid down in BS 6651, IC 623052। इसके 4 पार्ट हैं। 62305 में 1, 2, 3 एंड 4। उसकी प्रेजेंटेशन अलग है, मैं इसके बाद वो प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा जिसमें बहुत डिटेल में है, चीज़ें यही आएंगी, रिपीट होती रहेंगी, लेकिन ये मच मोर एक्सटेंसिव रिच असेसमेंट प्रोसीजर टू असेस वेदर और नॉट लाइटिंग प्रोटेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वुड बी रिक्वायर्ड for industrial installation within shell. The method as described in this appendix is felt more appropriate. अब इसमें जो टर्म्स यूज किए गए, probability risk, the probable number of strikes per year, PO acceptance risks, PA overall risk, NG lighting flash density, the number of flashes to ground per kilometer per square, और collection area किस एरिया को आप कवर करना चाहते हैं। उसके बाद वेटेड फैक्टर्स हैं कि किस टाइप का आपका स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी है, कंट्रेंट्स और कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, डिग्री ऑफ आइसोलेशन कितनी है,
टाइप ऑफ कंट्री, और ये ओवरऑल वेटेड एवरेज निकाला है ABC इंटू D इंटू E, और ये शेल ने अपने उसके अंदर डिजाइन डॉक्यूमेंट में पूरा दिया हुआ है। आप ये इसको इस्तेमाल करके बड़े आराम से निकाला जा सकता है। यहाँ पे the risk factor method given the code is intended to give guidance on what can in some cases be a difficult probable if the result obtained is considerably less than 10 raised to a -5। ये हमारी टाइपिंग की गलती है, 10 raised to a -5 है। Then absence of other covering consideration protection does not appear necessary. If the result is greater than 10 raised to a -5, say for example 10 raised to a -4, then sound reason would be needed to support a decision not to give protection। अब ये टेबल A51 आपको दिखा रहा हूं मैं फॉर द ओवरऑल वेटेज फैक्टर, और इसकी सॉल्ड एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी यहाँ पे। और ये आर अज्यूम टू बी लोकेटेड इन प्रोसेस प्लांट एरिया, ये जनरली इंडस्ट्री की ज़्यादा बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये कंट्रोल बिल्डिंग और विद द रेलेवेंट DP कोड है। द वेटेड फैक्टर शैल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग विद द BS 6651, और ये इसके अंदर दिया हुआ उन्होंने, इसके अंदर यहाँ पे ये देखें टाइप ऑफ बिल्डिंग है। अगर कंट्रोल बिल्डिंग है तो उसका वेटेड एवरेज दिया हुआ है 0.048, सब स्टेशन है 0.038, तो FARs 0.038, एनालाइजर हाउस है 0.038, वर्कशॉप वेयर हाउस ऑब्वियसली सबका है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए ये आगे आपको एग्जांपल मिल जाएगी यहाँ पे। To evaluate the need for define the mean number of flashes to ground। अब इसके अंदर जैसे कराची है तो भाई कराची में एक्चुअली जोग्राफिकल डाटा नहीं अवेलेबल होता। अगर आपको नहीं भी है तो आप ये इस चार्ट के हवाले से उसी हिसाब से अपनी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे अगर ये जैसे मैं एग्जांपल हूँ, ये भी 10⁻⁻6 है, ये ख्याल रखें यहाँ पे। तो अब मैं अगर शॉर्ट एग्जांपल ये देखें, एक कंट्रोल बिल्डिंग है तो उसका डायमेंशन है लेंथ विड्थ एंड हाइट, और उसका कलेक्शन एरिया बनता है, ये सिंपल स्टैंडर्ड एक फार्मूला है जिससे मैं हमने ये निकाला है, और आप इससे बिल्कुल देख सकते हैं 816 मीटर स्क्वायर का उसका कलेक्टेड एरिया बनता है। और ये डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से उसने निकाली है, प्रोबेबिलिटी निकाली है AC कलेक्टेड एरिया, NG नंबर ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, 10⁻⁻6। तो ये अगर आप ये निकालें तो ये प्रोबेबिलिटी आती है तकरीबन 10⁻⁻4। इसका मतलब है कि एक्सेप्टेबल आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो क्या कहते हैं कम आ रही है। तो इसलिए एक्चुअली 62305 में बिल्कुल क्लियरली अगर ह्यूमन सेफ्टी है या आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है या प्लांट है, कॉस्ट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कम, तो लाइटिंग प्रोटेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। और अगर आगे आप देखें कंट्रोल बिल्डिंग में, अगर आप यहाँ देखें तो इसमें भी वही बिल्कुल वही किया हुआ है, इसका कलेक्शन एरिया निकाला। और ये सिंगापुर का एरिया, इसमें नंबर ऑफ थंडरस्टॉर्म 9.2 है NG की वैल्यू। यहाँ पे आ जाती है आपकी प्रोबेबिलिटी तकरीबन 10⁻⁻4, तो लाइटिंग प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। यहाँ आपको रिक्वायर्ड है तो उस फिर लाइटिंग प्रोटेक्शन पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे लाइटिंग प्रोटेक्शन आ गई, ये रिक्वायर्ड है। अब उसके बाद मैंने सिंपल को डिजाइन करना था बिल्डिंग सेक्टर के हिसाब से, आप पूरा ऊपर मैश भी बना सकते हैं। उस मैश के ऊपर आप ये टर्मिनल लगाएंगे जो 25 से 30 फीट तक अपार्ट होंगे, और कॉर्नर से 2 फीट के लाइट सारे लगेंगे। अगर सपोज एक कंट्रोल बिल्डिंग है, कंट्रोल बिल्डिंग है तो ऊपर उसके ऊपर मैश होगा, और उस मैश के हिसाब से उसका फिर जाने के अगर बिल्डिंग कंट्रोल बिल्डिंग का जो विड्थ है वो तकरीबन अगर 100 से 125 फीट है तो आपने एक फीट से आपका गुजारा नहीं होगा 8 फीट, फिर आपको दूसरे कॉर्नर पे दूसरी फीट भी लगानी पड़ेगी। और ये एक्चुअली 2 एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए हैं आपके सामने, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसको कैलकुलेट कैसे नीड असेसमेंट। उसके बाद फिर अर्थिंग का वही मेथड है जो कि नॉर्मल थिंग करते हैं। अगर कोड की कंप्लायंस करनी है तो इसमें NFPA 70D आपको बहुत अच्छा। यस, ये है 62305 IEC का कोड है, और ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग ये बहुत डिटेल और बड़ा टेक्निकल तरीके से दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा। वो बड़ा सिंपल तरीके से था, उसमें मॉडिफाई होते रहते हैं।
लेकिन ये बहुत ज़्यादा है चीज़ वही जो मैं इसमें मैंने एग्जांपल में जो प्रेजेंटेशन में डाला है, रोलिंग स्फीयर मेथड डाला है। तो उसमें रोलिंग स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपके सामने यहाँ पे आती जाएगी साथ। इसके 4 है, ये 62051 2 3 पैरामोना को एक्सप्लेन करता है, 3 नॉर्मली डिजाइन की बात करता है, 3 और 4, और 2 एक जनरल फिनोमेना की बात करता है। ये आपके सामने है। तो अब ये इसकी भी मैं बात करूँ, नॉर्मली अगर ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जनरली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द मॉडर्न लाइटिंग प्रोटेक्शन थ्योरी, his celebrated kite experiment providing for the first time that storm clouds generate, hold and discharge static electricity. Lighting is formed as a result of a natural build-up of electrical charges. अगर बादलों में भी है तो वहाँ पे बादलों में आपस में जैसे ये चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, तो ये स्ट्रोक्स डेवलप होते हैं। There are 2 types of storm clouds which generate a static electrical charge, heat storms and frontal storm. एक पिक्चर आप देख लें, यहाँ पे the heat convective storm figure 1.1 predominate in tropical regions and mountains areas. Frontal storms which predominate in temperate region are caused by the impact of a front of cold air on a mass. ये different conditions हैं यहाँ पे जो उस ये देखें, ये हीट स्टॉर्म की एक पिक्चर है, किस तरह स्ट्रोक्स ट्रेवल करते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे अगर आप ये देख सकते हैं कि हीट स्टॉर्म्स है। इसके बाद दूसरी ये फ्रंटल स्टॉर्म की है, इसमें हैवी कोल्ड एयर ट्रेवल करती है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम मतलब ये कि इसके अंदर अब जाएं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सारा खेल है, और ये इसको कैसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। अगर आपकी नीड असेसमेंट आती है तो उसमें 3 चीज़ें लगानी है, याद रखें, एयर टर्मिनल, डाउन कंडक्टर एंड अर्थिंग। और अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वो हमने आपके सामने अभी एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अर्थिंग को तो मैं अलग भी वेबिनार करना चाहता हूँ, वो भी करूँगा। एयर डिस्चार्जेस emerges from the cloud but do not reach the ground. They can run horizontally for many kilometers. Sometimes they re-enter the cloud base. Further, in this case, they are regarded as cloud-to-cloud discharge. A cloud flashes take place inside the thundercloud so that only a diffused flickering is seen. These are more numerous than flashes to the ground, and a ratio of 6:1 or more is thought probable. जनरल प्रिंसिपल इसमें बताया गया 62305 में। अगर आप इसकी डिटेल में जाए, देखिए पहले मैंने आसान किया, अब ये थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा अगले के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है यहाँ पे। There is an initial focus on the damage that can be caused by lighting. This subdivided into damage to structure, including all incoming electrical overhead and buried lines, and damage to service in the instance being part of telecommunication, data power, water, gas. अब लाइटिंग स्ट्रोक करते तो और बहुत सारे भी डैमेजेस हो सकते हैं यहाँ पे। ये अगर आप ये पिक्चर देखें, इसमें बड़ा क्लियर दिया हुआ है। देखिए डायरेक्ट फ्लैश तो हो रही है कि आपकी S1, उसके बाद फिर ये साइड में जो फ्लैश है ये S2 है, इसी तरह ये S3 है और S4 है। इसके जो लॉसेस भी हैं, सिमिलरली वो लॉसेस भी एक्सप्लेन किया गया इसके अंदर D1, D2, D3 और D4 के हिसाब से। वो अगली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे D1 इंजरी ऑफ लिविंग बीइंग्स ड्यू टू स्टेप एंड टच वोल्टेजेस, D2 फिजिकल डैमेज, फायर एक्सप्लोजन, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन, केमिकल रिलीज ड्यू टू लाइटनिंग करंट इफेक्ट्स इंक्लूडिंग स्पार्किंग, और D3 है फेलियर ऑफ इंटरनल सिस्टम ड्यू टू लाइटनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स। उसके बाद फिर उसके जो लॉसेस होंगे, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, अब ये रिस्क है, लॉस ऑफ सर्विस टू द पब्लिक, लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज। तो आपने अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करनी है कि आपकी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस एरिया में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हम रह रहे हैं, उसमें लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन प्राइवेट सेक्टर या इवन इन पब्लिक सेक्टर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें तो सिर्फ ये है कि ये लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज और लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज का ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ इस जगह पर बैठ के यहाँ पे मेरा एक ओपिनियन है, आपका एक अलग ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन हमें ह्यूमन लाइफ को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए यहाँ पे। तो अगर आप ये देखें ना, ये डिफरेंट लॉसेस के हवाले से ये चार्ट दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन सोर्स ऑफ डैमेज, टाइप ऑफ डैमेज एंड लॉसेस।
अगर इस प्रेजेंटेशन में देखें S1 के साथ क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं और लॉसेस क्या हो सकते हैं, उसमें लॉसेस के L1, L4, L2 ये पूरे ये कैलकुलेट भी किए जाते हैं। आगे किसी एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पे ये काफी हद तक मतलब ये कि इसमें बहुत डिटेल में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तीनों में, चारों में बहुत बेहतर है उसे। यहाँ पे तो मैं ये रोलिंग स्फीयर का रेडियस कैसे निकाले जाए ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। इसी तरह फिर इसकी कैलकुलेशन होती है R1, R2 एंड R3 की। रिस्क ऑफ कितना रिस्क है ह्यूमन लाइफ पे, सर्विस का कितना रिस्क है और कल्चरल हेरिटेज का कितना रिस्क है, उस हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग इज रिक्वायर्ड इफ द रिस्क आर वेयर उसमें P था, दिस इज R1, R2 और R3 इज ग्रेटर देन द टॉलरेबल रिस्क RT, इस पे RT लिया हुआ है। Conversely, if R is lower than RT, then no protection measures are required. उसके अंदर मतलब ये ओवरऑल वेटेड ये सारी चीजें R1, R2 ओवरऑल वेटेड एवरेज लेके और डायरेक्ट निकाला हुआ है यहाँ पे। वो प्रोटेक्शन लेवल ये डिफरेंट LPL भी इसमें निकाला जाता है। वो प्रोटेक्शन लेवल हैव बीन डिटरमाइंड based on parameters obtained from previously published conference international desk grants resource selected CIGRE technical paper. Each level is a fixed set of maximum and minimum lighting current parameters. अगर आप ये देखें टेबल 2.1 the maximum value of the peak current for the first short stroke for each protection. इसका जो LPL है मैक्सिमम करंट है, क्लास 1 में आपका आ रहा है करंट फॉर ईच LPL जोन 1, 2, 3 एंड 4। तो उसका पीक करंट आ रहा है 200, 150, 100 व 100। ये एक मतलब ये करंट का इन्होंने निकाला है। द मैक्सिमम वैल्यू हैज बीन यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सच एज लाइटिंग प्रोटेक्शन कंपोनेंट। और इसी तरह सर्च प्रोटेक्शन में भी, जिसको TVS भी कहते हैं, और द करंट कैपेबिलिटी डिजाइन लाइटिंग करंट एसपीटी, it is assumed that 50% of this current flows into the external LPS earthing system and 50% through the services within the structure. Should the service consist solely of a 3-phase power supply, then the following design current could be expected. Zone LPL 1 में 25, 2 में 18.75, 3 में 12.5 और 4 में 12.5 है यहाँ पे। और ये जब आप इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइटिंग करंट हैव बीन यूज्ड, ये मिनिमम निकाला है, तो इसमें जहाँ आपका जाने का रेडियस ऑफ द रोलिंग स्फीयर निकाला जाता है यहाँ पे। ये मैं इसके चार्ट भी अगर आपके सामने ये देखें LPL 1, 2, 3 एंड 4 और इसके जो अडॉप्टेड रेडियस ऑफ रोलिंग स्फीयर ये 20, 30, 45 एंड 60, मतलब ये प्रोटेक्टेड जोन आ जाएगा और उसके अंदर जो रोलिंग स्फीयर में हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे अब ये LPL के 1 में 3K to 200K और उसके बाद LPL 2 में 5K to 150K और 3 इस LPL 3 में है 10K to 100K और LPL 4 में 16K to 100K तक करंट फ्लो कर सकता है यहाँ पे। अब ये देख लाइटिंग प्रोटेक्शन जोन LPZ ये जोन में डिवाइड किया हुआ है, तो जिसमें देखें जोन 0 है, जोन 1 है, तो ये देखें डायरेक्ट स्ट्राइक तो S1 आ रही है। उसके बाद ये कहाँ कितना कितना LPZ 1 कहलाएगा, तो उसके बाद कहाँ कितना कितना डैमेज हो सकता है ये इसमें स्कैटर्ड करके बताया गया आपको। क्या क्या सर्विस लाइनों पर डैमेज हो सकता है। अरे एक बिल्डिंग में अगर स्ट्रोक होती है तो उसमें उसकी साइड की सर्विस लाइन, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोटेक्शन, कंप्यूटर, सारे ये डैमेज हो सकते हैं। तो उसके डैमेज की जो है ना वो निकाला गया इसके अंदर कि उसमें जोन में डिवाइड करके और उसी हिसाब से प्रोटेक्शन सिस्टम भी उसी हिसाब से लगाया जाता है। और बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटेक्शन सिस्टम को कैसे डिजाइन करें। यहाँ पे प्रोटेक्शन मेजर अगर लाइटिंग इम्पल्स वोल्टेज के हिसाब से ये पूरा इसके अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है और ये है 62305 में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी। यहाँ पे हमने एक प्लांट पे इसका इम्प्लीमेंट भी किया था और उनको डिजाइन करके भी दिया था। यहाँ पे ये इसी तरह ये था इसका पार्ट 1 और इसके बाद पार्ट 2 में इसका रिस्क मैनेजमेंट है। ये पूरा जो पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, इसमें रिस्क मैनेजमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, आइडेंटिफाई द टॉलरेबल लेवल ऑफ रिस्क फॉर ईच लॉस टू बी कंसीडर्ड एंड कैलकुलेट द रिस्क कंपोनेंट दैट मेक अप रिस्क। इस हिसाब से पहले अपनी 70 को बहुत आसान पे कैलकुलेट कर लें RT
और उसके हिसाब से देख लें अगर आरटी टॉलरेबल रिस्क है, विद लिमिट है, तो फिर आप मत लगाएं। ये टॉलरेबल रिस्क है तो आप मत लगाएं वहां पे। ये अब आपका अपना डिसीजन है कि स्टार प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन में फिर ये टर्मिनल अर्थिंग, अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर आप अर्थिंग प्रॉपर नहीं की चलती रहती है, इसमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने ये जो लाइटिंग प्रोटेक्शन की जो है इसको जमीन के मास ऑफ द अर्थ में सॉल्व कर देना है। इसमें किसी ब्रेकर को ट्रिप कर रहा है ना किसी, इसीलिए कंडक्टर भी जो जितना करता है उस हिसाब से नहीं, उन्होंने अब कोड में आपको दे दी है, अगर 75 से बिलो कंडक्टर लगाए और अर्थ फिट उसी हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल रेजिस्टिविटी उसकी डेप्थ कंसीडर की जाती है। अगर तकरीबन ये NFP 780 कहता है कि 6 मीटर तक डेप्थ होनी चाहिए, और जो अर्थ इलेक्ट्रोड है ये 3 मीटर ऊपर से ग्राउंड लेवल से 3 मीटर नीचे, और जो ग्राउंडिंग की जो रॉड है वो तकरीबन 8 फीट है और हाफ इंच से लेकर 3/4 इंच उसका डाया कॉपर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद 1 मीटर नीचे ग्राउंड लेवल से 1 मीटर नीचे होनी चाहिए, और उसके बाद नीचे सॉइल पे डिपेंड करता है कितना डीप आपने जाना है, लेकिन ये तकरीबन 6 मीटर तक कहते हैं कि 3 मीटर और नीचे जाए, और उसके बाद फिर उसको ये 30 मिलीमीटर का केबल आप ऊपर तक एयर टर्मिनल तक उसको कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ वहां पे। ये देखें टाइप ऑफ लॉस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉलरेबल रिस्क RT, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और परमानेंट ये 10⁻⁵ है इसकी, लॉस ऑफ सर्विस टू द पब्लिक 10⁻⁴ है, लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज 10⁻⁴ है। अब इस पर डिपेंड करते हुए आपका चॉइस होगा कि रिस्क असेसमेंट में क्या लूँ। मैं मतलब कि कस्टोडियन तो मैं हूँ, मतलब मैं अगर एक प्लांट पे भी काम कर रहा हूँ तो मेरे कितने लॉसेज और डैमेज है उसी हिसाब से मैं अब क्या कहते हैं अर्थिंग ये इसकी लाइटनिंग प्रोटेक्शन पे इन्वेस्टमेंट करूँ। अगर मेरा टॉलरेबल रिस्क के अंदर है, जैसे मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि ज्योग्राफिकल डाटा अगर आप मांगेंगे तो सिंध का प्रोविंस जो लीस्ट प्रोबेबल एरिया आएगा, और अपर साइड पे जाएं पहाड़ों साइड पे जाएं तो वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन अगर लोगों ने चाहे इस्लामाबाद में चले जाए वहाँ पे भी लगाया हुआ है, तो मैंने तो नहीं देखा कि प्रॉपर लगाया हो। ये मल्टीनेशनल इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह अडॉप्ट करती हैं, तो यहाँ जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है ऑयल फील्ड वाले आए हैं तो उन्होंने लगाया। तो मैंने एक ऑयल फील्ड में मैंने खुद देखा है कि उनके ऑयल फील्ड में ये गोरे तो लगा के चले गए, उसके बाद कभी उसकी 12-15 साल तक कोई मेंटेनेंस वगैरह जैसे होता है नॉर्मली हमारे फिनोमेना यही है कि 12-15 साल तक उसकी चेक भी किसी ने नहीं किया, वो टूट टाट के उसके एयर टर्मिनल नीचे गिर गए, और उसके बाद जाने का कहते हैं उसकी कोई देखने वाला ही नहीं था। तो अब जाहिर बात अगर इसकी नीड है तो उसको फिर हर साल 2 साल के बाद उसको चेक भी किया जाए, उसकी अर्थिंग भी चेक की जाए, डाउन कंडक्टर इसकी जो चेक लिस्ट है अगर आप उसमें डाउन कंडक्टर कंटिन्यूटी चेक करना आपका जरूरी है, अर्थिंग का इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस चेक करना जरूरी है, एयर टर्मिनल प्रॉपर लगा हुआ नहीं लगा हुआ ये आपको चेक करना बड़ा ही जरूरी है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी यहाँ पे अगर आपका रिस्क असेसमेंट इसके अंदर आए। तो आप यहाँ पे फॉरेनर्स को लगा के चले गए लेकिन उसकी मेंटेनेंस यहाँ पे कोई भी नहीं करता। इसी तरह जितने ये 5 स्टार होटल हैं वो भी प्रॉपरली, या फिर ये करते हैं कि वो डूम टाइप का लोकल इम्पोर्टेड ले लेते हैं और वो लगा देते हैं, उसके बाद उसकी भी कोई मेंटेनेंस होती नहीं है। ये एक जनरल एक फिनोमेना हमारे यहाँ पे कि इसका ख्याल एक कोई भी चीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसकी मेंटेनेंस भी करें, आप अर्थिंग को भी चेक करें, और उसका जैसे मैंने पहले ही बताया कि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस तकरीबन 10 to 15 होना चाहिए। एक मैं छोटी सी एग्जांपल देखता हूँ, एक ऑयल फील्ड में मैं गया, उन्होंने ये क्या कहते हैं ये बलूचिस्तान में थी, उन्होंने उसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं एक मेंटेनेंस की, और वो था लाइटनिंग प्रोटेक्शन के सिस्टम का ऑडिट करना। उसका जो कंट्रोल स्टेशन था ऊपर उन्होंने इसकी मैश तो बनाई हुई जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, उसके मेंटेनेंस के लिए उन्हें एयर टर्मिनल निकाल के साइड पर रख दिए। उसके जितने कंट्रोल बिल्डिंग में नीचे पूरे पावर प्लांट का कंट्रोल स्टेशन था उसके ऊपर ये लगा हुआ था, और उसके अंदर जो एयर टर्मिनल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ना अर्थिंग प्रॉपर थी, तो वो मतलब ये कि जो जिसको देखना चाहिए कि अर्थिंग की चेकिंग भी कैसे करें। जहाँ पे अर्थिंग की चेकिंग के लिए भी मैं आपको फिर अगेन ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसके लाइटनिंग प्रोटेक्शन की अर्थिंग चेक करें
और हम एक बात करें कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की, तो अर्थ का इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू सॉइल, इसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कितना है? तो एच के लिए लेस देन 1 ओम और एल के लिए 10 to 15 ओम तक अलाउड है, और नॉर्मल कंडीशन में सिस्टम अर्थिंग 2 to 5 ओम तक अलाउड होता है। अब अगर ये आपका अर्थिंग आपने कर दी है यहाँ पे, और उसको चेक करने का भी तरीका ये है कि जो सबसे मशहूर है इसमें 62% मेथड है। 62% मेथड में एक एस कर्व बनाया जाता है, और अगर आप गूगल में भी जाएंगे तो इसकी बहुत डिटेल आपको मिल जाएगी। और एस कर्व में जो स्ट्रेट लाइन आती है एस के अंदर जो ग्राफ बनाएंगे आप, इसमें खाली इंस्टेंटेनियस रीडिंग नहीं, मैं इवन उस ऑयल फील्ड में भी गया इंस्टेंटेनियस रीडिंग लेके, उस वक्त मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद एस कर्व के आपको जो स्ट्रेट लाइन आएगी दैट इज योर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। और इसकी चेकलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ए टर्मिनल के और जो कनेक्शन उसकी कंटिन्यूटी ग्राउंड तक, और उसके बाद बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका ये प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ ही नहीं लगा हुआ। अगर कंक्रीट की बिल्डिंग है तो उसके ऊपर मैश बना के आप ए टर्मिनल 30-30 फीट का पार्ट करके लगाने पड़ेंगे, और कॉर्नर से 2 फीट हट के। मतलब ये सारा NFPA 780 में भी दिया हुआ है, 62305 में भी दिया हुआ है। और उसके बाद ये ना करें कि अब जारी में तो मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं फिर वो पता ही नहीं कि इसका काम क्या है, तो हमने कहा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, खाली है। इस तरह मेटल स्ट्रक्चर है, ये टैंक्स है, तो उसमें ए टर्मिनल की जरूरत ही नहीं है, डाउन कंडक्टर की आपकी जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो है ना क्या कहते हैं वो आपका अर्थिंग प्रॉपर कर दें, लेकिन डबल अर्थिंग होनी चाहिए, चाहे टैंक की हो चाहे इवन इसकी क्या कहते हैं अर्थिंग के भी डबल अर्थिंग होनी चाहिए, कि जो है ना आपकी केबल जो है ना आपकी 2 केबल ऊपर लेके चले जाए। तो एक स्टैंड बाई में मतलब रिस्क असेसमेंट के बारे में रिस्क कम हो जाता है कि अगर एक डैमेज भी हो जाए तो दूसरा उसको टेक केयर कर सके। ये एक चार्ट है जिसमें 6235 के पार्ट 2 में तक आप प्रोबेबिलिटी की लेवल दिए हुए, वो मैंने आपको दिखाया था। जो डीपी वाले जो है ना क्या कहते हैं वो चार्ट आपको दे रहे हैं कि जो है ना कहते ये आप ग्लोबली, वो तो उन्होंने आईसी कोड से ये दे दिया कि आपको ये उसके अंदर ये सारे चार्ट आप इसको इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे। अब ये देखें, ये भी वो फ्लो डायग्राम वही है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर जो मैंने आपसे बताया यहाँ पे। ये अगर हमें ये पता चल जाए, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर टू बी प्रोटेक्टेड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लॉस रेलेवेंट, वो जो पहले ये तो पहले भी स्लाइड आ चुकी है, ये डबल आ चुकी है ये। और अगर आपको ये कैलकुलेट किया, अगर आपकी ये आर टी इज ग्रेटर देन, अगर आर टी और आर की आप रिलेशनशिप देख लें, तो अगर आर टी आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो आपको फिर ये लगाना पड़ेगा। उस लगाने के लिए फिर ये सारा सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। ये सर्विस टू द, ये पहले मैं अभी दिखा चुका हूँ पार्ट 2 में आपका। If the calculated risk Rn is less than or equal to its corresponding value of RT, then the structure does not need any protection. If, however, the risk Rn is greater than RT, then protection is required and further calculations are needed to determine exactly what protection measures are required to bring the value below that of RT. वो बड़ा स्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंड करता है। अब ये देखिए R1, R2, R3, R4 का रिस्क असेसमेंट की कैलकुलेशन का दिया हुआ है, उसमें वेटेड एवरेज दे दिया है, जो मैंने आईसी की कोड में और शेल के अगर आपका दिया है उसमें यही चीज़ उन्होंने वेटेड एवरेज दे दिया है। तो हम टाइप ऑफ द बिल्डिंग के हिसाब से उस वेटेड एवरेज को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ आपको सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी कि RA, RB, RC, R की वैल्यू लेके और उसमें पुट करके कैलकुलेट करें यहाँ पे। और अब यह नीचे देखें, ओनली फॉर स्ट्रक्चर द रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन and for hospitals with the life-saving electrical equipment or other structure when failure of internal system immediately endangers human life only for the properties where animals may be lost. ये different type of risk हैं। अब ये देखें RA, RB, RC का flashes to the structure, इसमें S1 source है, flashes to the structure S1 है। अब type of damage D1, D2, D3, D4 जैसे ये explain कर रहा है। ये अगर आप सारी चीज़ें कैलकुलेट आपको खुद करनी पड़ेंगी, या एक जो कोड का मैंने आपको बताया वो जो है ना उसके हिसाब से ग्लोबली गाइडलाइंस मिल रही है, आप उस गाइडलाइन के मुताबिक आप, और वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप रेफरेंस भी दे सकते हैं यहाँ पे। और ये प्रेजेंटेशन तो आपको मिल ही जाएगी, ये जो है क्या कहते हैं, मैं जो रिकॉर्डिंग जब आपको भेजूंगा तो आप उसमें बिल्कुल रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं इसके अंदर। रिस्क कंपोनेंट रिलेटेड टू सोर्स ऑफ डैमेज, अब ये वही सारी उसी कैलकुलेशन का मेथड दिया हुआ है सारा, आपका रिस्क कंपोनेंट रिलेटेड कैसे निकाला जाए,
इवन बालों का ये होता है कि अंडरग्राउंड केबल भी आपका है, वो भी फ्लैशेस से आपका ग्राउंड में जब करंट आएगा तो अंडरग्राउंड केबल भी डैमेज हो सकता है। अब ये देखिए, ये सोर्स इसमें S4 लिखी है और डैमेज लिखा हुआ R2, ये RZ है। इसी तरह S2 है, साइड पे स्ट्रक्चर के साइड पे कोई चीज है तो वो भी आपको डैमेज कर सकती है। वहां पे भी, जमीन पे भी जैसे होता है अंडरग्राउंड केबल, वो भी डैमेज हो सकते हैं। उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाए, यहाँ पे can be split into two basic components for each loss, Rn, Rp plus R1. Rp direct related to the risk component, R1 indirect related to एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हिसाब से आप इसी तरह S2, S3, S4 सबकी आपकी ये कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये सारी वो कैलकुलेशन है कि ये किस तरह आपको कैलकुलेट करें 1 and 2 पे। only for structure with the risk of explosion and for hospitals with the life saving electrical equipment or other structures when failure of internal systems immediately endangers human life, only for properties where animals may be lost। अब ये रिस्क तो आपने खुद किस चीज को मैं प्रायोरिटी देता हूँ यहाँ पे। The generic equation for evaluating risk, each component is Rx is equal to Nx into Px into Lx, where Nx is the N1 number of dangerous events, Px the probability of damage to a structure, Lx is the amount of loss to a structure। अब ये कलेक्शन एरिया एक बड़ा कम, उसका एक ये फार्मूला दिया हुआ है जो पहले हमने इस्तेमाल किया है, जो शेल के डॉक्यूमेंट में, डीईपी के डॉक्यूमेंट में भी इस्तेमाल किया है। तो कलेक्शन एरिया आप निकालें तो आप इस फार्मूले में भी वैल्यू पुट करके वह कलेक्शन एरिया आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई आपको परेशानी की बात नहीं। मतलब अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर एक सिंपल तरीके से, और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि ना तो एक कंसल्टेंट पे छोड़ें, ना फॉरेन आपके जो प्रिंसिपल्स पे छोड़ें, आप हम लोग खुद इसमें कोशिश करें और डेवलप करने की कोशिश करें अपने लोकल सिस्टम को कि यहाँ पे हम कैसे और कम कॉस्ट में विदाउट एनी खर्च किए, डॉलर खर्च किए या कुछ खर्च किए, हम नीचे कॉपर अवेलेबल है, आपका डाउन कंडक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, अर्थिंग का सारा मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम ये सारा प्रोटेक्शन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ये कम कोर्स को सामने रखते हुए, रेफरेंस करते हुए इसको प्रॉपरली आप डिजाइन कर लें। यहाँ पे कलेक्शन एरिया ऑफ द आइसोलेटेड स्ट्रक्चर इन स्क्वायर मीटर, L is the length of the structure, W is the width of the structure, H जैसे हमने पहले आसान तरीके से किया था, अब ये जरा जब और डिटेल में कर रहा है। For structure of more complex shape, it may be necessary to determine the collection area graphically by the use of computer software. In the case of overhead lines entering the structure, the physical dimension of the lines are used to determine the effective collection area. The physical dimension and the local soil resistivity area are used to determine the effective collection area of buried lines. So the collection area of flashes striking or line is determined by ये simple एक फार्मूले दिए हैं, आप उस हिसाब से बड़े आराम से कैलकुलेट। Similarly, the collection area of the flashes striking near a line is determined A is equal to 1000 into L, और L है आपका 25 L फॉर ए बरीड केबल, ये लेंथ के हवाले से यहाँ पे। मतलब ये डिफरेंट फार्मूलेस हैं, मैं इस कम्प्लिकेशन में इतना नहीं जाता यहाँ पे। अब ये A1 तो ये पूरा एक्सप्लेन किया, LC को HC पूरे फार्मूले में जो जो पैरामीटर्स हैं उसको, सॉइल रेजिस्टिव भी ये पूरा पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, ये उन्होंने डाले थे यहाँ पे। इसी तरह ये कलेक्शन एरिया किस तरह निकाला जाए, ये पूरा जो शेड में है ये इसका ये कलेक्शन एरिया हमें उस फार्मूले से हिसाब से आप निकाल सकते हैं। या आप फिर NG की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो 0.04 इंटू TD तो फ्लैश डेंसिटी इंटू 1.25, ये भी एक फार्मूला है। ये इसके अंदर फ्लैश डेंसिटी अगर आपने निकालनी है तो ये हमने तो अभी चार्ट से ले ली, पिछले प्रेजेंटेशन में हमने तो ये कि चार्ट का यूज करके फ्लैश डेंसिटी निकाल ली, उन्होंने कैलकुलेट करके चार्ट दे दिया। अगर आप खुद निकालना चाहते हैं इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस टाइप्स टू ग्राउंड पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर और TD इज द नंबर ऑफ थंडरस्टॉर्म डेज पर ईयर, आप ये खुद भी फ्लैश डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं ये कर लें। अगर आप उस मतलब ये कि किसी ऐसे एरिया में है जिसमें आपको उस चार्ट पे बिलीव नहीं हो रहा तो आप इस तरह NG की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट में NG एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पे। तो आप वो भी निकाल सकते हैं उसके अंदर, यहाँ पे इस तरह भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का ये मैप है, पूरा थंडरस्टॉर्म्स का मतलब ये कि एक मैप दिया हुआ है। पता नहीं पाकिस्तान का इसमें है अवेलेबल होता है या नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे मतलब अगर आपका यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल डाटा है जिससे होता है उसके अंदर से बहुत सारे डाटा ले सकते हैं। हमने डाटा लेने की कोशिश की
यहाँ पे, तो उसमें उन्होंने पैसे मांगे हमसे बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान का ये डाटा लेके, मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि पैसे से नहीं, ये तो फ्री देना चाहिए। और ये डाटा किसी भी प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग में, अगर आप कोई प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, नया प्लांट भी लगा रहे हैं, तो उसमें ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन अभी कितना अथेंटिक है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा पाकिस्तान में बिल्कुल अथेंटिक नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो लेकिन ये है कि अगर लोगों ने अथेंटिकल डाटा बनाया हुआ है, जोग्राफिकल डाटा, आपके नंबर ऑफ सन वगैरह से मैप सही है, तो मतलब उसमें डाटा भर के आप फ्लैश डेंसिटी भी निकाल के प्रोबेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट आप बड़े आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज का ये एक चार्ट है यहाँ पे, ये निकाल सकते हैं आप। अमाउंट ऑफ लॉस इन ए स्ट्रक्चर आप ये निकाल सकते हैं यहाँ पे, किस तरह निकाल। और इज ए फैक्टर रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल, और इज ए फैक्टर, मतलब एक्चुअली सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करती है कि जिसमें आपने क्या कहते हैं, आपने इसकी स्ट्राइकिंग एनर्जी को ग्राउंड करना है। तो अगर आपकी सॉइल रेजिस्टेंस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी तो ये ग्राउंड होगा नहीं, इसका पैसेज कोई और कहीं से जहाँ पे उसको लीस्ट मिलेगा वो उस पैसेज में कन्वर्ट करके हो सकता है कोई और आपका लॉस कर दे यहाँ पे। तो ये इस तरह इसी के डिज़ाइनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसकी कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। फिजिकल डैमेज व्हेन स्पेशल हैजर्ड इज प्रेजेंट, L1 is the loss due to injury by touching and step voltages, L1 is the loss due to physical damage। अब ये स्टेप वोल्टेज और टच वोल्टेज दो, ये अर्थिंग में दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। और टच वोल्टेज तो ये है कि जैसे मैं ये करता हूँ और मेरी फेफड़ों से जाके मतलब का डैमेज, मतलब अगर लाइटिंग स्ट्रोक है तो मैं अगर किसी चीज़ को मैं टच कर रहा हूँ तो वहाँ से मेरे फेफड़ों से होता हुआ मेरी एक टांग के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। तो उसमें उसकी डिपेंडेंसी है कि कितने टाइम पे और कितनी एनर्जी है और उसमें कैसा लॉस मैं हो सकता हूँ। और स्टेप वोल्टेज में तो ये है कि अगर आप ग्राउंड पे कहीं पे ये लाइटिंग स्ट्रोक हुआ, ग्राउंड में अगर करंट है, तो अब उसको कैसे अवॉइड किया जाए, तो आपने इक्वी पोटेंशियल करना है उसको। इक्वी पोटेंशियल सिर्फ उस तरह कर सकते हैं कि आप मंकी की तरह उसके करीब से, जैसे जनरली लोग कहते हैं कि हाई वोल्टेज के करीब या ग्रिड के करीब आप किसी वक्त भी ये एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप जो है ना क्या कहते हैं उसमें मंकी की तरह उछल उछल के चले, ताकि दोनों टांगों के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस में क्रिएट हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो आपकी टांगों के दौरान करंट फ्लो करेगा, वो करंट फ्लो करेगा तो आपको लॉस पहुंचाएगा, आपको शॉक लगेगा और आपके फेफड़े डैमेज हो जाएंगे, आपका दिल डैमेज हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ है यहाँ पे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये देखें वैल्यू ऑफ L1 किस तरह कैलकुलेट की जाए यहाँ पे। अब ये वैल्यू ऑफ L1 कुछ उन्होंने कैलकुलेट करके भी आपको दे दिया इस चार्ट के अंदर, इस कोड के अंदर है, ऊपर तो उन्होंने एक चार्ट करके दे दिया है। ये ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स है, तो ये उसमें तो हमने वेटेड एवरेज सबका ले लिया था ये सारी इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर उन्होंने 62305 में बहुत डिटेल में दे करके आपको, और ये चार्ट उन्होंने खुद कैलकुलेट करके आपको दिया। इस तरफ LT की वैल्यू है, ये डिफरेंट है, मतलब ये कि रिस्क ऑफ फायर, RT की एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन प्लांट, पेट्रोकेम प्लांट्स, एम्यूनेशन स्टोर्स गैस, उसका RT की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये इसके अंदर पूरा रिस्क ऑफ फायर की मतलब वैल्यूज आप निकाल सकते हैं इनके हवाले से, इस फैक्टर को भी लेके और अथेंटिक के कोड से लिया गया है। इस तरह सर्विस प्रोवाइडर को क्या क्या लॉस हो सकते हैं उसकी वैल्यूज यहाँ पे ये दी हुई है स्टार्ट के अंदर यहाँ पे। इसी तरह अब ये इसका पार्ट 3 है, 62305 का पार्ट 3 है। तो ये फिजिकल डैमेज टू द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हैजर्ड पे ये डिस्कस करा है। ये 4 चैप्टर है, बड़े अच्छे, मतलब अगर डिटेल में जाए काफ़ी टाइम लगता है इसको पढ़ने में भी और काफ़ी। तो इसमें देखिए क्लास ऑफ LPS में LPL 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये हम पहले बात चुके हैं, उसकी क्लास भी 1, 2, 3 एंड 4 है। लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम LPS कौन सा सिस्टम में लगाऊं, तो system and the lighting protection designer must essentially consider the thermal and explosive effect caused at the point of lighting strike and the consequences to the structure under consideration. Depending upon the consequences, the designer may choose either of the following types of external LPS system, lighting protection system: isolated or non-isolated. An isolated LPS is typically chosen when the structure is constructed of combustible material or present a risk of explosion. Currently, a non-isolated system may be fitted with no such danger। हमारे ज़्यादातर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम ही हम लगा रहे हैं और इसमें एक्सटर्नल
एलपीएस सिस्टम में एयर टर्मिनेशन, डाउन कंडक्टर, ये अभी तक मैं रिपीट करता जा रहा हूँ, और अर्थ टर्मिनेशन सिस्टम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ टर्मिनेशन सिस्टम है। तो डाउन कंडक्टर का भी प्रॉपर साइज, ये नहीं है कि आप 10,000 एम्पेयर का डाउन कंडक्टर लगा देंगे, वो आपको बिल्डिंग के हिसाब से एलएफपी, मतलब ये वो डाउन कंडक्टर साइज मैंने लगाया AWG 17 को, अगर इक्विवेलेंसी निकालें तो तकरीबन 30 मिलीमीटर स्क्वायर का केबल मिलता है, वहाँ पे ये लगा सकते हैं, क्योंकि स्किन इफेक्ट है, तो ये पूरा लोड के हिसाब से आपने कंडक्टर को डिजाइन नहीं करना। अर्थ टर्मिनेशन में बिल्कुल जैसे नॉर्मल अर्थिंग करते हैं, दूसरी अर्थिंग स्टीप अर्थिंग उसी हिसाब से, लेकिन इसमें एलटी में अगर आप एयर टर्मिनेशन लगा रहे हैं 10 to 15 ओम तक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आपको अलाउड है इसके अंदर। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी कंटिन्यूटी, एयर टर्मिनेशन टू लेके अर्थ टर्मिनेशन सब कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है, तो ही जमीन उसको अब्सॉर्ब कर सकेगी, नहीं तो नहीं कर सकती वहां पे। इसी तरह ये जो एयर टर्मिनेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सिस्टम इज टू कैप्चर द लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट and dissipate it harmlessly to earth via the down conductor and earth termination system. Air rods, ये मैंने इसके डायमेंशन क्या बताया, 10 इंच से लेकर 24 इंच तक, with conductor to form a mesh on the roof. ये they are free standing masts are linked with conductors to form a mesh भी बना सकते हैं, जैसा मैंने बलूचिस्तान की ऑयल फील्ड का बताया, पावर प्लांट का बताया था। कैटनरी और सस्पेंडेड जो टाउट केबल का मैंने आपको यहाँ पर बताया, और मैश कंडक्टर भी नेक विद नेक में लाइन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रूफ, तो ये मैश भी बना सकते हैं ऊपर, इसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। अब इसमें 3 मेथड इंपॉर्टेंट है, द रोलिंग स्फीयर मेथड, द प्रोटेक्टिव एंगल मेथड एंड द मैश मेथड। अब ये आपने डिपेंड करना है कि रोलिंग स्फीयर मेथड लेना है, तकरीबन हर इसमें पड़ेगा, थोड़ा सा डिजाइन में जरा सा फर्क आ जाता है, लेकिन आप ज्यादातर रोलिंग स्फीयर मेथड या जिसको केज मेथड भी कहते हैं, यहाँ पे मैश मेथड को केज मेथड कहते हैं, तो यहाँ पे ये चले। अब ये देखिए एग्जांपल ऑफ एयर रॉड, ये पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, डिफरेंट रॉड्स है। अच्छा, 2 रॉड्स के दरमियान 25 से 30 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरह ये टाउट वायर का है यहाँ पे, कि किस तरह टाउट वायर लगा इसकी प्रोटेक्शन नीचे लगा सकते हैं, यहाँ पे कैटनरी वायर भी इसको कहते हैं। मैश, ये पूरा ऊपर छत के ऊपर मैश बना दे, अगर आपकी कंक्रीट की है, आपकी जाना क्या कहते हैं बिल्डिंग है, तो उसमें ये मैश बड़ा इफेक्टिव रोल अदा कर सकता है यहाँ पे एयर टर्मिनेशन के लिए। तो इसमें कॉर्नर पे और हर जगह, हर जो कपलिंग पॉइंट पे एयर टर्मिनेशन लगाई जाती है। एक पब्लिक जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया 25 से 30 फीट का डिस्टेंस आपको बताया। इसी तरह रोलिंग स्फीयर मेथड में अगर आप इसमें देखें, इट इज लॉजिकल टू अज्यूम दैट ए लाइटनिंग स्ट्राइक टर्मिनेट्स ऑन द ग्राउंड or on structure at the point where the upward streamer was originally launched. These streamers are launched at points of greatest electric field intensity and can move in any direction towards the approaching downward. It is for this reason that lightning can strike the side of tall structure rather than their highest point. ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डिफरेंट मतलब देखे हैं यहाँ पे। अब ये देखिए ये रोलिंग स्फीयर मेथड का डाउनवर्ड लीडर, और इसमें ये LPS 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये जो ब्लू दिखाया गया यहाँ पे, और ये पूरा स्फीयर है। आगे भी और अच्छी पिक्चर भी डेवलपमेंट ऑफ डाउन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, ये अगर एयर डाउन कंडक्टर जा रही है तो वो कैसे उसको मतलब कि कैप्चर किस तरह किया जाए। बेसिक हमारा एम ये है कि इसको कैप्चर किस तरह किया जाए यहाँ पे। अब ये देखें ये रोलिंग स्फीयर की बिल्डिंग के ऊपर स्ट्राइकिंग डिस्टेंस लास्ट स्टेप, मतलब कि कितना किस तरह देखा जाए, कितना एरिया आपका कवर हो जाता है। दिस हाइपोथेसिस कैन बी एक्सपेंडेड टू एक्सप्लेन व्हाई corners of a structure are vulnerable to lightning strikes. Figure illustrates a sphere rolling over the surface of the building. The dotted line represents the path of the center of the sphere as it rolls over the building. The radius of the sphere is the striking distance, the last step of the lightning discharge. Thus, it can be clearly seen that the cones are exposed to a quarter of the circular path of the sphere. This means that if the last steps falls within this part of the conductor, it will terminate on the corner of the building. मतलब ये इतनी डिटेल्स हैं। द रोलिंग स्फीयर मेथड इज अ सिंपल मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग एरिया दैट नीड प्रोटेक्शन, टेकिंग इन अकाउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ साइड स्ट्राइक्स ऑफ द स्ट्रक्चर। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अप्लाइंग द रोलिंग स्फीयर टू स्ट्रक्चर इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। ये देखें आपके सामने रोलिंग स्फीयर का रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस रेडियस को पहले जोन के हिसाब से एलपीएल मतलब ये कि जोन के हिसाब से हम निकालते कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उसमें उन्होंने कैलकुलेट करके आपको रोलिंग स्फीयर का रेडियस भी दिया हुआ है। मेरे ख्याल 20 मीटर के करीब है। जो पिछली अगर स्लाइडों पे जाएंगे
तो आप उसमें से निकाल सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो अगर आपको 62305 का पूरा कोड चाहिए हो तो मुझसे आप रिक्वेस्ट कर देते, मैं भेज नहीं सकता हूँ। आप यहाँ पे ये देखिए द क्लास ऑफ एलपी, हाँ ये आ गए ना स्लाइड आपके पास। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रोलिंग स्फीयर रेडियस करस्पॉन्डिंग द क्लास ऑफ एलपीएस सिस्टम। क्लास 1 अगर आपका है तो इसका 20 मीटर है, क्लास 2 है तो 30 मिलीमीटर है, क्लास 3 है तो 45 है, और क्लास 4 है तो 60 मीटर रेडियस है। अब ये आप इस हिसाब से इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत सारी आ जाती हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ द रोलिंग स्फीयर मेथड टू स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, इसमें कैसे अप्लाई करें। मतलब ये बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि स्ट्रक्चर बहुत डिपेंड करता है कि कहाँ पे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब बिल्डिंग का अगर टैंक है, इस तरह की बिल्डिंग है, तो उसमें जाना क्या कहते हैं, ये देखें इस तरह लगाया हुआ है, मास्ट लगा के उसके ऊपर फिर प्रोटेक्टेड जोन लगाया वहाँ पे, ये यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल ये इस तरह एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्शन यूजिंग the reply sphere method. Once the area of the structure required protection have been identified using the rolling sphere, an air termination between can be designed. ये इस तरह का लग सकता है यहाँ पे, इस तरह यहाँ देखें, यहाँ भी ये रोलिंग स्फीयर इसने इस एरिया को कर रहा है और रेडियस लेके उस एरिया को आपने कवर कर रहा है यहाँ पे। अब ये सारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कलेक्टिव एरिया प्रॉपर निकालें, फिर प्रोबेबिलिटी तो सही निकलेगी और नंबर ऑफ वो तो कर ही लेंगे। लेकिन इस डिज़ाइन में जाकर रोलिंग स्फीयर में अगर आप जाते हैं तो ये पूरा इसको पूरी बिल्डिंग को आपने कवर करना है, तो उसमें किस तरह कवर कर, ये देखें ये आपकी डिफरेंट पिक्चर्स आ रही हैं यहाँ पे। और ये इसी तरह क्या कहते हैं आप ये लगा सकते हैं कैटनरी और सस्पेंडेड कंडक्टर, दोनों ट्रांसमिशन लाइन पे ये ज़्यादातर लगाया जाता है। इसके ऊपर आप ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो फ्री स्टैंडिंग मास्ट catenary conductors can be used to keep the rolling sphere away from the structure to be protected. One or more catenary conductors may be utilized to ensure that the sphere does not come into contact with any part of the structure's roof. ये देखें ये वही कैटनरी वायर भी लगाया है यहाँ पे, इस तरह भी हो सकता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस है, आप इसको इस्तेमाल किया जा सकता है डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखें ये नीचे पूरा एक प्रोटेक्टेड जोन दो निकाल के लगा दिए आपके सामने। Application of the rolling sphere to two parallel catenary conductors in a non-isolated system. हमारे यहाँ तो ज़्यादातर एक non-isolated system में डिज़ाइन किया जाता है, उसी सारे सब देखें। If the rolling sphere principle is used in conjunction with a mesh conductor network, the mesh must be mounted at some distance above the roof to ensure the rolling sphere does not touch its surface. In a similar way to the catenary conductor, the penetration distance of the sphere below the level of the mesh is determined by the distance between parallel mesh conductors. ये देख लिया आप, application of the rolling sphere to elevated mesh conductors, इसको थोड़ा सा एलिवेट करके ऊपर लगा के रोलिंग स्फीयर को उसको प्रोटेक्ट किया गया नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं और ये उसी के प्रोटेक्टिव एंगल मेथड, ये डिफरेंट दूसरा मेथड है। जो प्रोटेक्टिव एंगल मेथड इज मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रोलिंग स्फीयर मेथड। द प्रोटेक्टिव एंगल इज डिराइव्ड बाय द initially rolling sphere up to a vertical air termination angle. Air a line is then struck from the point where the sphere touches the air down the reference point D. ये मैं भी फिगर दिखाऊंगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा। ये देखें और इसके अंदर नीचे जितनी भी बिल्डिंग्स आ रही हैं, ये जो वाइट एरिया है ये प्रोटेक्टेड जोन है यहाँ पे। तो रोलिंग स्फीयर रेडियस 30 मीटर, मिनिमम करंट पैरामीटर्स ऑन द बोर्ड ऑफ खास पीछे देख लें आप यहाँ पे। हाइट ऑफ एयर रॉड नॉर्मली एक जनरली अगर ये डिफरेंट है आपको दी हुई है, अगर हाइट ऑफ एयर रॉड 10 इंच से लेके 24 इंच तक ली जाती है और एलपीएस, लेकिन इसके अंदर जो है ना एलपीएस के हिसाब से क्लास 3 क्लास 1 क्लास 2 के हिसाब से वो हाइट दे रहा है आपको यहाँ पे। तो आप ये भी चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली एलपीएस 10 इंच का देता है और 75 से अबव में 24 इंच तक आ जाता है। ये अब आपके ऊपर है कि इसको किस तरह आप इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जो प्लांटों पे हैं तो अपना खुद ही डेवलप करने की एंगल मेथड फॉर ए सिंगल एयर रॉड, ये प्रोटेक्टिव जोन आ जाएगा जो ब्लू एरिया आपका आ रहा है यहाँ पे। ये देखें टिप ऑफ एयर टर्मिनेशन हिसाब से ये दो लगाई हुई है और उसका ये प्रोटेक्टेड जोन है बिल्कुल यहाँ पे। Unlike the rolling sphere, the protective angle method is not used to determine the which part of the structure requires protection. It is however used in a similar way to the rolling sphere to show the effectiveness of the design protection system. आपने मतलब उसमें अलग अलग तो नहीं करना, ये भी वही एयर रॉड्स ऑफ फ्री स्टैंडिंग मास्ट। तो नॉर्मली आपके पॉइंट स्ट्रक्चर का
लेते हैं कि आप चिमनी पे क्यों लगाते हैं, जितनी हाइट पे लगाएंगे तो अल्फा एंगल आपका बहुत ज़्यादा एरिया आपका कवर कर लेगा। इसलिए नॉर्मली बॉयलर की चिमनीज वगैरह पे ऊपर लगा के हाइट पे लगा देते हैं। लेकिन ये कि ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि इसकी जो आपकी बिल्डिंग या पावर हाउस वगैरह है वो प्रोटेक्टेड जोन में आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका पूरा लेआउट लेके ड्रॉ करके आपको ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्रोडक्शन एंगल मेथड, ये कैटनरी कंडक्टर का यूज है। यहाँ पे प्रोडक्शन एंगल मेथड है, ये डिफरेंट है। मैश साइज का ये आपको दे रहा है 5x5, 10x10, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या क्लास 4 के एलपी सिस्टम में ये मैच साइज दे रहा है आपका। commonly used in BS level 6 file. Again, 4 different air termination match sizes are designed and corresponding to the relevant class of LPS. तो पहले तो आप डिटरमाइन करेंगे एलपीएस सिस्टम कौन सा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का जो पिछले हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से आप ये मैच साइज भी निकाल सकते हैं। ये मैच साइज भी, लेकिन एनएफपीएस 780 आपको एक गाइडलाइन दे देता है कि आप मैच साइज इस तरह बना लें। वो इस तरह देता है कि अगर आपकी बिल्डिंग की वेट्स बहुत ज़्यादा है, 50 फीट से ज़्यादा है, तो बीच में भी एयर टर्मिनल का एक मैच लगाएंगे, और अगर 50 फीट से कम है तो एक ही सराउंडिंग में आप वो लगा सकते हैं। और दो दो अगर एयर टर्मिनल के दरमियान 25 से 30 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। एनएफपीएस 780 में बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। और लेकिन यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आप, और ये डाउन कंडक्टर तो अर्थिंग प्रोटेक्टिव कंडक्टर जो आप पीछे नीचे लगा रहे हैं यहाँ पे, और इसकी अगर वेट में ये ज्यादा है तो उधर दूसरे कॉर्नर पे भी आपको अर्पिट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ये मैश मेथड का है, ये थोड़ा कहते हैं कि कॉर्नर से एनएफपी 70 कहते हैं कि कॉर्नर से जरा हट के लगाया जाए, वहां पे 2 फीट इधर। With plain surface require protection in the following condition met. Air terminal conductor must be positioned at roof edge or roof overhangs and on the ridges of roofs with a pitch in excess of 1 × 10 inches. No metal installation protrudes above the air termination system. नेचुरल कंपोनेंट्स में अगर आप ये देखें, यहाँ पे भी क्लास ऑफ एलपीएस 1 to 4 में मटेरियल कौन सा स्टार इस्तेमाल किया जाए, उसकी थिकनेस कितनी हो, कॉपर की थिकनेस कितनी हो, थिकनेस मिलीमीटर में भी ये एल्युमिनियम की कितनी हो, और जिंक की कितनी, मतलब डिफरेंट मैटर में ये कि अब मिनिमम थिकनेस है आप ये ले सकते हैं। बेसिकली तो आपने ये करना है कि आपने किस कोड की कंप्लायंस करनी है। तो मुझे इसमें एनएफपी 780 जो बहुत से इसकी गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा, और जितना पाकिस्तान में तो कोड का कोई है ही नहीं, अवेलेबल भी बड़ी मुश्किल से होते हैं ये सारे कोड। मैं आपकी इस लेवल पे किसी लेवल की भी कोई हेल्प में हूँ तो मैं हाजिर हूँ। मेरे पास जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ उसमें कोई कमर्शियल इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे। इसी तरह ये देखें टिपिकल डिस्टेंस जो है डाउन कंडक्टर का, डाउन कंडक्टर शुड, ये डाउन कंडक्टर उसको कह रहे हैं जो हमने अर्थिंग का टर्मिनल ऊपर के एयर टर्मिनल से नीचे तक लेके जाना, अर्थिंग स्ट्रिप, अर्थिंग रॉड तक। टेक द मोस्ट डायरेक्ट रूट फ्रॉम एयर टर्मिनेशन to the earth termination. The lighting current is shared between the down conductor. The greater the number of down conductors, the lesser the current that flows down each. This is enhanced further by equipotential bonding to the conductive parts of the structure. Lateral connection either by fortified metalwork or external conductor made to the down conductors at regular intervals. See also connect. The down conductor spacing corresponds with the relevant class of LPS. ये 10 मीटर का यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको दे रहा है जो मैंने आपको बताया भी है। जो अगर आप उनको मैच में बनाते हैं तो उनके दरमियान भी इतना डिस्टेंस आप मेंटेन करते हैं। There should always be a minimum of 2 down conductors distributed around the perimeter of the structure. मतलब हम कॉस्ट बचाने के लिए फिर एक ही लगाते हैं। Down conductor should where as possible be installed at each exposed corner of the structure. As research has shown, these should carry the major part of the lighting current. Down conductor should not be installed in gutters or downspouts even if they are insulated due to the risk of corrosion occurring. तो डाउन कंडक्टर, 2 डाउन कंडक्टर लगाना मतलब ये 62305 से कंपलसरी करार दे रहा है या मैंडेटरी करार दे रहा है कि 2 डाउन कंडक्टर आप लगाएं यहाँ पे। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर, राउंड सॉलिड कंडक्टर, उसका हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसका वो साइज दे रहा है आपको यहाँ पे। ये देखें ये स्ट्रक्चर है और उसका जो है ना कि ये डाउन कंडक्टर ऊपर से नीचे तक ग्राउंड तक आ रहा है
और ये पीछे नीचे आप ग्राउंड लेवल पे आप खड़े हुए, तो ये प्रोटेक्टेड जोन में अगर आप आ गए यहाँ पे। और ये है कि हाइट जो है ना इसकी 2.5 प्लस एस, एच इज द हाइट ऑफ द ओवरहैंग इन मीटर, एस रिक्वायर्ड सेपरेशन डिस्टेंस। ये अगर छोटी छोटी कंडीशंस हैं, एच द सेपरेशन डिस्टेंस कैन बी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। और ये डिफरेंट इक्वेशन बहुत है, और ये आप इसके अंदर ये कि इस्तेमाल कर सकते हैं। द डिजाइन लाइक BS665 encourage the use of metal parts on within the structure to be incorporated into LPS. 6651 requires electrical continuity when using reinforcing bars located in concrete structure. So too does BN EN 62353. Additionally, it states that the vertical reinforcing bars are welded or clamped with suitable connection components overlap a minimum of 20 times the rebar diameter. This is to ensure that these reinforcing bars likes to carry lightning current have secure connection from one land to the next. It encourages a mesh conductor network. सी ये अगर आप ये देखें इसके अंदर कोड में तो आपको मिल, ये देखें ये इसके अंदर टिपिकल मेथड ऑफ बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग मतलब हमारे यहाँ तो मैंने देखा कि बहुत गलत तरीके से क्रैम्पिंग प्रॉपर नहीं होती, बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होती। ये एक रीइंफोर्समेंट ये कंक्रीट में कैसे लगाया जाए। यहाँ पे टाइप ए टाइप बी फाउंडेशन अर्थिंग, आप फाउंडेशन अर्थिंग भी कर सकते हैं। टाइप ए और टाइप बी अरेंजमेंट ये अब हम आपके सामने कर सकते हैं अभी बात। दिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अर्थ इलेक्ट्रोड connected to each down conductor fixed on the outside the structure. This is essentially the earthing system used in BS where each down conductor has an earth electrode rod connected to. ये तो सिंपल जो टाइप ए मेथड हम कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड शैल नॉट बी लेस देन 2. द मिनिमम लेंथ टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड फ्रॉम फिगर। ये आप ये यहाँ से भी फिगर ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो गाइडलाइन दी है वो मिनिमम लेंथ तकरीबन 8 फीट है। आप 10 फीट और 12 फीट की भी इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। आजकल तो रॉड लगती है यहाँ पे, ये लेकिन शार्ड की भी आप हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर। इसके बाद ये रेजिस्टिविटी की पर बात करता है, रिक्वायर्ड टू 10 ओम्स। ये वो जो मैंने आपसे पहले भी बात की है, एक जर्नल है, ये कोरियर सीरीज से मैंने लिया था। तो ये आप ले सकते हैं नंबर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे ये कितने, अगर आपको 2 या 3 है तो लेंथ ऑफ द रॉड शुड बी 2.4 मीटर, वही 8 फीट से लेकर 10 फीट तक। IEC कोड आपको 8 फीट की रॉड का आपसे करता है। टाइप बी अरेंजमेंट है दूसरा, ये रिंग अर्थ है इलेक्ट्रोड that is sited around the periphery of the structure and is in contact with the surrounding soil for a minimum 80% of its total length. 20% of its overall may be housed in, say, the basement of the structure and not in direct contact with the earth. For soil of the resistive 500 meters or less, the minimum length of electrode shall be 5 meter. ये टाइप बी अरेंजमेंट है। द मीन हम नॉर्मली जितने भी अर्थिंग आप कर रहे हैं टाइप ए अरेंजमेंट में कर रहे हैं। द मीन रेडियस द एरिया enclosed by the ring electrode is also taken into account to determine the whether additional horizontal or vertical electrodes are required. In reality, provided the structure is not smaller than 9 meter into 9 meter and the soil is less than 5 kilometer, then the ring electrode will not need to be augmented with additional electrode. The medium large size structure will automatically have a ring electrode greater than 5 meter. Should preferably be buried at a minimum depth of 0.5 meter and about 1 meter away from the external walls of the structure. Their bare solid rock conditions are incorporated the type B earthing. Ring electrode is highly suitable for conducting the lightning current safely to earth, providing a means of equipotential bonding, controlling the potential in the vicinity of conductive building wall structure. ये different types है। फाउंडेशन अर्थिंग की तो आपको पता है, दिस इज एसेंशियली टाइप बी अरेंजमेंट, और फाउंडेशन अर्थिंग के साथ आप इसको कनेक्ट कर दें ये भी आपको काफ़ी हद तक उसमें आ जाएगा वहाँ पे। उसके बाद फिर एक जनरल अर्थिंग की बात है। अभी हम क्वेश्चन आंसर भी लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये थोड़ा सा जनरल गुड अर्थ कनेक्शन जिस पे मैं एक सेपरेट वेबिनार भी करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो मैं इसमें सॉइल कंडीशन के हिसाब से वो मैं आपको डिटेल में अगले वेबिनार में आपके साथ डिस्कस करूँगा ये अर्थिंग अरेंजमेंट के। और ये आप रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन फार्मूला है कि आप कैलकुलेट करना चाहें तो उसको कैसे सॉइल रिजिडिटी के हिसाब से अर्थ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। ये एक जनरल फार्मूले हैं
और ये आप इसमें निकाला जा सकता है। और इसमें ये देखें, इसके कुछ इक्विपमेंट हैं, ये मैं आपको दिखा देता। अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमेन फॉर अ टिपिकल क्रॉस कनेक्शन कंपोनेंट, ये डिफरेंट है। ये मतलब ये कि इसके स्क्वायर टैप क्लैंप कितने किस तरह लगाया जाए, हमारे यहाँ तो इनका कोई ख्याल करता ही नहीं है। इंटरनल एलपीएस डिज़ाइन कंसिडरेशन, यहाँ पे सेपरेशन आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एलपीएस, ये डिफरेंट है, 0.08 है। इसलिए कि मैं अब इसकी डिटेल में थोड़ा सा जानना नहीं चाहता, ये एग्जांपल भी दी हुई है आपके साथ। मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन पे थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पे। The lighting protection system relies on application involving structure. The risk of exposure should be visually inspected every 6 months. Electrical testing of the installation should be performed once a year. जिसमें आपका resistance वाले acceptable exception to the early test rule would be to perform the test on a 14 to 15 month cycle where it is considered beneficial to conduct earth resistance testing over different times of the year to get, क्योंकि ये अर्थ रेजिस्टेंस मौसम के हिसाब से वेरी करता रहता है। तो आप सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश के सीजन में आपको ये सीजनल होता है, तो आपको ये अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा वहाँ पे। मैक्सिमम पीरियड बिटवीन इंस्पेक्शन ऑफ एन एलपीएस, विजुअल इंस्पेक्शन, कंप्लीट इंस्पेक्शन, ईयर्स निकालेगा, क्रिटिकल सिस्टम कंपोनेंट। अब इसकी कंप्लायंस किस हद तक करते हैं, यहाँ तो 12-12, 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं, कोई भी इंस्पेक्शन नहीं करता। इसलिए सिस्टम जब जरूरत पड़ती है तो काम ही नहीं करता। Particular action, those components which will ultimately become concealed within the structure and likely to, after the LP installation has been completed on a regular basis, ये मेंटेनेंस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो उसमें लाइटिंग प्रोटेक्शन में एलईएमपी, ये आपके इसमें एलईएमपी प्रोटेक्शन मेजर सिस्टम लगाना पड़ता है वहाँ पे। कंप्लीट सिस्टम प्रोटेक्शन मेजर फॉर इंटरनल सिस्टम अगेंस्ट एलईएमपी, देयर आर सेवरल टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज्ड। ये टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ। Key and basic protection measures are earthing and bonding, electromagnetic shielding and line routing, extension to the structure, LPS, equipment location, use of fiber optic cables. Protection of LEMP is based on a concept of a lighting protection zone that divides the structure in question into a number of zones according to the level of threat. LEMP, the general idea is to identify the create zones within the structure where there is a less exposure to some. ये मैं अगर इसकी आप पिक्चर ये देखें कि डिफरेंट जोन्स के हिसाब से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एलपीजेड के कंसेप्ट के बाद अगर बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट आपके लगा हुआ है यहाँ पे, LPZ0 is the area subject to direct lighting strokes और LPZ0B is the area not subject to the direct electric load. LPZ1 is the internal area that is subject to partial lighting stroke और LPZ0B is an electromagnetic field और LPZ is an internal। इसमें हर एक की प्रोटेक्शन अलग अलग है। इसी बात एक कंप्लीट अर्थिंग से अर्थ टर्मिनेशन सिस्टम, ये मैं बहुत बात कर चुका अभी तक। द बॉन्डिंग उसके हिसाब से ये जैसे स्ट्रक्चर की पूरी मैश बना हुआ, उसमें अर्थ टर्मिनेशन सिस्टम पूरा बनाया हुआ है। इसमें डिफरेंट आप ले सकते हैं, आप आईसी कोड में चले हैं, एनईसी कोड में चले जाएं, किसी में जाएं, ये आप ये लगा सकते हैं यहाँ पे। जो कोई ऐसा बॉन्डिंग एसपीडीज, तो ये तो एसपीडीज का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एलपीडीज एसपीडीज जिसको टीवीएस भी कहते हैं, ट्रांजिएंट वोल्टेज सेपरेशन, मतलब ये कि ये इसको कैसे किया जाए। और इसमें स्ट्रक्चर एलपीएस रिक्वायर्ड, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके क्वेश्चन आंसर सेशन लेना चाहता हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा ये हो जाए। और ये मैं थोड़ा सा आगे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग है, ये लाइटिंग करंट की, ये अगर आप ये देख लें यहाँ पे ग्रुप एरियाज है, कोलिडेटेड एसपीडीज। एसपीडीज का सिलेक्शन किस तरह किया जाए, एलईएमपी सिस्टम जो टीवीएस आप लगाते हैं अपने इक्विपमेंट की सेविंग के लिए, इसमें ग्राउंडिंग बहुत जरूरी, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंडक्टिव सर्जेस, जितनी भी सर्जेस हैं उसकी प्रोटेक्शन क्या है। ज़्यादातर लाइटिंग साइड से ऊपर से सर्जेस भी आएंगे आपके पास वहाँ पे। ये देखें आप कैटेगरी 4, 3, 2, ये कैटेगरी की टर्म से बहुत बात करता है। और इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सबस्टेशन बोर्ड्स, मतलब ये कि सॉकेट्स आउटलेट, हर सॉकेट आउटलेट पे भी टीवीएस सिस्टम लगना चाहिए। इट्स वाइटल नॉट जस्ट फॉर द ऑब्वियस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बट आल्सो बिकॉज पुअर स्टोरेज टेक्निक्स कैन सिग्निफाई रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ एसपीडीएस। ये देखें, ये कनेक्शन इसके बताए गए हैं, इसका एरिया किस तरह मतलब ये कि इसको कनेक्ट किया जाए यहाँ पे इसके अंदर।
ये थोड़ी सी इसकी एक डिजाइन एग्जांपल भी है, और ये इसके रेफरेंस हैं 1 2 3 4 IC 61643, और ये शेल एक्टिवा डिजाइन का प्रोडक्शन लिया 6651 और NFP है 780। ये एक और BS का है 50164 BS 5। ये जो प्रेजेंटेशन बनी है सारी इन सिर्फ जितनी 3 प्रेजेंटेशन है सारी इसमें से बनी है। यहाँ पे ये एक छोटी सी मेरी प्रेजेंटेशन आपके साथ मैंने शेयर की है। अब मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर चाहे लिख के भेज दें, चाहे माइक के अपने माइक खोल के मुझे बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा अपना नाम बता दें। मैं अदनान शरीफ हूँ और फ्रॉम जुबली कॉर्पोरेशन से ताल्लुक है मेरा। आपको कौन नहीं जानता सर। आई रियली अप्रिशिएट, आपने बहुत अच्छा और डिटेल में बड़ी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के साथ हमें समझाया। मैं भी मार्केट में पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 सालों से हूँ। मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं मिलती है डिटेल्स, उतना कि ट्रायल एंड एरर से ही सीखना पड़ता है। लेकिन आई थिंक आपके सेशन में आकर अच्छा बात ये थी कि 1-2 घंटे के सेशन में जो है वो जूस मिल जाता है, आप बड़ा फोकस वे में चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन होती है। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। सर मेरा बस एक सवाल था कि अगर आप एक्चुअली मैंने शुरू के आधे 15-20 मिनट मिस भी किया था, बट वो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रेजेंटेशन स्टडी कर लूँगा आफ्टरवर्ड्स। मुझे ये सवाल था कि सेपरेशन डिस्टेंस अगर आप थोड़ा डिफाइन कर लें, ये सेपरेशन डिस्टेंस क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है लाइट प्रोटेक्शन में? अब हम यहाँ अज्यूम करेंगे आपका रिस्क असेसमेंट हो गया और आपने प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना है। अब इसके 3 मेथड्स हैं, प्रोटेक्शन एंगल मेथड है, रोलिंग स्फीयर मेथड है और पॉइंट मेथड है। यहाँ पे ये सेपरेशन डिस्टेंस एक्चुअली ऐसा है कि अगर आपका एक, मैंने जो यहाँ पे उच्च पावर प्लांट में देखा भी, जिसका मैंने अभी एग्जांपल भी आपको बताई है, तो उसके एयर टर्मिनल ही निकाल के नीचे फेंक दिए थे। उनको उसका पता नहीं था कि टर्मिनल का काम क्या है। तो एक एयर टर्मिनल और दूसरे एयर टर्मिनल के लिए NFPA 780 बिल्कुल स्पेसिफाई कर देता है। 62305 में तो आप कैलकुलेट करके उसमें अलग डिफरेंट बहुत डिटेल में है, लेकिन NFPA 780 में तो वो डिफाइन करता है 25 से। अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन भी मैंने इसमें डाली है, पहली प्रेजेंटेशन उसी पर डिपेंड करती है NFPA 780 पे। तो उसमें 25 से 30 फुट एक एयर टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल का सेपरेशन डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरह जैसे हम 3L कहते हैं कि अर्थिंग की रॉड है एक, जैसे अब ये तो इंसिस्ट करता है कि देखिए इसमें भी बड़ा एक NFPA 780 तो एक ही अर्थिंग का की बात करता है, लेकिन 62305 2 अर्थिंग मिनिमम वो चाहता है। 2 पिनें आपकी जरूरी हैं और 2 कंडक्टर जाए वहां पे। ठीक है। और इसमें अगर आप NFPA 780 तो वो डेप्थ ही कहता है कि 6 मीटर तक तो होनी चाहिए। अब जैसे अब अर्थिंग के केमिकल आ गए तो आप केमिकल डाल के आप डेप्थ को कम कर लेते हैं। आजकल रिसेंटली अब इसको कम किया जाता है वहां पे डेप्थ, जैसे अरिको वाले भी, फोर्स वाले भी केमिकल भी अर्थिंग का दे रहे हैं वहां पे। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है आपकी सॉइल पे। तो जो आपकी एयर टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 फीट जरूरी है। ये सेपरेशन डिस्टेंस है। जिस तरह नीचे अर्थिंग पिट है, अर्थिंग पिट के अंदर सेपरेशन डिस्टेंस है कोई 100 फीट के करीब। ठीक है। नॉर्मली हम उसको कहते हैं 3L का, उसमें भी 25 से 30 फीट आता है। लेकिन ये कि इसके अंदर जो NFPA 780 कोड कह रहा है वो कहता है कि अगर आपकी बिल्डिंग की लेंथ 100 से 125 फीट से ज्यादा है तो फिर आप दूसरी पिट दूसरे कॉर्नर पे बनाएं। ठीक, ये है सेपरेशन डिस्टेंस के हवाले से। ओके, नहीं अच्छा क्लियर हो गया, थैंक यू सर। जी हाफिज साहब आपकी समझ में आया नहीं आया? जी बिल्कुल आया है। तो सवाल नहीं कर रहे, मतलब सवाल करने पे पता चलता है कि टीचर ने जो बताया है वो समझ में किसी के आया है। अगर सवाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि जब ऐसे ही आए और चले गए। नहीं, आपने माशाल्लाह पूरा कवर कर लिया और सवाल होंगे तो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह आपको कर सकता हूँ। इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, ये हाफिज अमानुल्लाह साहब हमारे ऑफिस में पहले काम करते थे और इसकी जो 62305 में वर्किंग में इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माशाल्लाह। और मतलब अब ये और क्लैरिफाई हो जाएगा। मैंने ये जनरली देखा है अर्थिंग ग्राउंडिंग पे बड़े कंफ्यूजन है मार्केट में। तो इसमें जो प्रोटेक्शन का एक मेन पार्ट है अर्थिंग का, कि आप जो है ना लाइटिंग स्ट्रोक की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं मार्केट इसके अंदर ग्राउंड में,
तो अगर वो आपकी प्रॉपर नहीं होगी, इसी तरह अगर आप सर्ज प्रोटेक्टर भी लगा रहे हैं उसकी भी अगर ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वो मेरी तो समझ में नहीं आता। अभी जैसे मतलब ये देखिए कि हमारा लेवल क्या है, ये मेरे सामने इस वक्त ISO का एक फॉर्म पड़ा हुआ है और उसके अंदर वो लिखा है लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉल्ड विद सेपरेटिंग ग्राउंडिंग। अब ये इंग्लिश ही गलत है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये चेकलिस्ट एक बनी हुई है, इसका मेरे ख्याल में ये कहना तो ये था कि लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉल्ड विद सेपरेटिंग ग्राउंडिंग, मतलब ये कि NFPA 780 बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि लाइटिंग प्रोटेक्शन का आपका ग्राउंड सेपरेट होना चाहिए। ऑप्शनल है कि इसकी बॉन्डिंग आपकी अर्थिंग नॉर्मल अर्थिंग सिस्टम से करें या ना करें, ये आपका अपना चॉइस है। यहाँ पे इसमें बड़ी अजीब अजीब चीजें लिखी हुई हैं, मतलब ये कि अब इसको हम बात करेंगे आपके साथ तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा। सर मेरा एक और सवाल था, ये थोड़ा सा शायद इस प्रेजेंटेशन के स्कोप के बाहर है, लेकिन चूंकि आपका एक्सपीरियंस है शायद आप गाइड कर सकें। सर लाइटनिंग स्ट्राइक्स को अगर हम काउंट करना चाहें या मॉनिटर करना चाहें कि एक साल में एक स्ट्रक्चर में जैसे LPS हमने लगा लिया इस पर आपकी इंस्ट्रक्शंस के लिहाज से, अर्थिंग सिस्टम भी हमने इंस्टॉल कर लिया, तो उसको हम स्ट्राइक्स को काउंट कर सकते हैं कि कितनी स्ट्राइक्स काउंटर आते हैं इसके जो सर्ज प्रोटेक्टर के जितनी सर्जे हैं इसके काउंटर आते हैं, आप वो काउंटर लगा सकते हैं। ओके आप ये अदनान शरीफ साहब से पूछे ना तो इनके पास होंगे भी। ठीक है, मतलब ये कि जुबली कॉर्पोरेशन में मतलब ये कि ये इनके पास है, ये सर ये जो बड़े ग्रिड्स वगैरह में तो ये काउंटर लगे भी होते हैं ट्रांसफार्मर के साथ भी। ठीक है, सही है, ओके, थैंक यू सर। अभी ज्वाइन किया? अच्छा। अख्तर साहब आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो आप लिख के भेजिएगा, हम बात कर लेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लिख के भेजिएगा, टेलीफोन पे बात कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई आपसे। पिछले दिनों जो बात हुई इसमें तो 62305 तो कहता है कि 2 पिटें बनाए, आपके पैसे और ज्यादा खर्च होंगे क्योंकि आपने 1 पिट बनाई है। इन्होंने भी सोलर सिस्टम लगाया तो उसमें मतलब ये कि अब ये तो कंपलसरी करा देते हैं कि इस्लामाबाद में कि लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना जरूरी है। कोर्ट तो कहता है कि 2 पिटें बनाए, मतलब ये कि मिनिमम ऑफ 2 पिट्स। तो अब आप खर्चा करें फिर उसमें 1 लाख रुपए 1 पिट पे खर्चा होता है। जी सर, और इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन जहन में आता है मुझे लिख के भेजने, मैं बिल्कुल विदाउट एनी कमर्शियल आपसे डिस्कस करके या आपको मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। व्हाट इज ये SPD जो है, ये किसने नाम अख्तर साहब ने पूछा कि SPD क्या है? ये सर्ज प्रोटेक्टर है, इसको TVS भी कहते हैं, ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन। और ये जो आपकी स्पाइक्स आती हैं आपकी सप्लाई के ऊपर, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्रोक से भी स्पाइक्स आ सकती हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी कंपोनेंट की प्रोटेक्शन के लिए तो ये सर्ज प्रोटेक्टर है। और इसमें जुबली कॉर्पोरेशन वाले डेन को डील करते हैं और मैंने कई जगह लगवाए भी हैं, बड़े अच्छे हैं। इसमें स्पाइक्स को कंट्रोल करने के लिए स्पाइक्स को सप्रेस करता है। तो जितना अगर आपकी सपोज स्पाइक आई आपको चाहिए 220 वोल्ट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तो 5 वोल्ट होते हैं, अगर उसमें 220 का भी सर्किट अगर आ गया तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैमेज कर देगा। तो ये सर्ज प्रोटेक्टर लगाए जाते हैं पैनल्स के अंदर, ताकि अगर ये स्पाइक्स आए तो उसको सप्रेस करके उसको ग्राउंड कर दिया जाए। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आपके जलने से, अमेरिका वगैरह की स्टैटिस्टिकल डाटा में तो बहुत है कि ये स्पाइक्स वगैरह और सर्जेस वगैरह से, वहां तो एक ये है कि अगर एक आप टीवी का सॉकेट भी है तो उसमें भी बिल्ट इन सर्ज प्रोटेक्टर SPD लगने चाहिए उसके अंदर। हर सॉकेट पे SPD लगने बड़े जरूरी हैं। मतलब उनकी अगर आप देखें अमेरिका वगैरह में तो वो SPD बहुत रेगुलर लगाते हैं, मतलब इसके बगैर अलाउ नहीं करते सिस्टम को। हमारे यहाँ तो हमारी अवेयरनेस भी बहुत कम है और हम इसमें लगाने में चूंकि पैसे खर्च होते हैं इसलिए मतलब ये कि हम लोग नहीं लगा रहे। मेरा एक सवाल है इसमें, SPDs लगाने के लिए क्या कहाँ पर लगाई जाएगी? अभी आपके बात कर मतलब एक तो SPD अगर आपने लगाना है एक तो मेन सोर्स पे लगाना है, जो मेन टीवी है। उसके बाद सपोज आपके इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट है, जैसे कंप्यूटर है, सर्वर है, आपका जितने के कहते हैं मोबाइल के डिवाइसेस हैं, आप उसमें ये इंडिविजुअल पे भी लगाएं। और ये इसका सिलेक्शन डिपेंड करता है इसकी रेटिंग पे। मतलब नॉर्मली हम जो लगाते हैं वो पैरेलल में लगाते हैं जाके शॉर्ट सर्किट की कंसिडरेशन ना हो।
और एसपीडी को भी आपका जो अर्थिंग सिस्टम है वो उसके मुताबिक सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप गूगल में जाएं तो आपको बहुत डिटेल मिल जाएगी, टीटी सिस्टम है, टीएन सिस्टम है या आईटी सिस्टम है, तो उसमें भी आपको एसपीडी को उसी के मुताबिक सेलेक्ट करंट पड़ता है और किस करंट है कि लोड करंट के लिए आपको लेना है, ये सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेन पैनल पे लगा दो, डिजाइनिंग में अगर आप देखें क्रिटिकल में, तो ईच आउटलेट पे ये एसपीडी लगने चाहिए। लेकिन अगर हम मेन हम लोगों ने जितने डिजाइन किए हैं हमने मेन पैनल पे लगवाए हैं। ओके, तो मेन पैनल को लगाने से पूरा सेक्शन कवर नहीं हो जाएगा जो पूरा लोड? मतलब ये देखिए, अब आप बहुत सारी चीजें हैं, शुरू में अगर स्पाइक कुछ हद तक कवर हुआ, आगे नहीं कवर हुआ, तो आपका बहुत सेंसिटिव, आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हर लेवल पे आप उसकी जहां आउटलेट है आप उसका देखिए, अगर आप मेन पे लगाएंगे तो बड़े साइज का होगा, इंडिविजुअल का लगाएंगे तो उसकी रेटिंग के मुताबिक होगा, इंडिविजुअल लोड के मुताबिक होगा। ये उसी तरह की बात है कि आप मेन ब्रेकर बड़ा लगा दें और आगे पे छोटे ब्रेकर क्यों लगाते हैं। एसपीडी भी उसी तरह प्रोटेक्शन है कि आप छोटे ब्रेकर कि आपका जो लोड है उसकी रेटिंग के मुताबिक ही ऑपरेट करता है। जी, मैं और एक आइडिया 1 मेगा का सिस्टम हो, उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट क्या पड़ेगी? कॉस्ट तो ये अदनान साहब बताएंगे। मैं मेरे से कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें इलेबोरेट कर लूँ। सर ने अच्छा डिफाइन किया कि ये जो एग्जांपल दी ना सर ने, ये बहुत ही पावरफुल है कि जिस तरह ब्रेकर्स हैं जिसमें आप एक मेन ब्रेकर लगाते हैं, ठीक है, आपका जो मेन मास्टर ब्रेकर होता है जिसमें कोई भी ब्रांड हो, टेरासाकी हो, व्हाटएवर, तो उसमें जब जरूरी नहीं है कि आप पूरे सिस्टम में कोई भी फॉल्ट हो या जब टर्मिनल साइड पे या यूजर एंड साइड पे मशीन पे कोई इशू आए तो जरूरी नहीं है कि आपका मेन ब्रेकर ही ट्रिप हो। अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, सिलेक्शन भी करते हैं जो रिक्वायर्ड है आपका 60947 आईसी स्टैंडर्ड के लिहाज से, तो उसमें आपका जो है वो नुकसान कम होगा अगर आपका बिल्कुल छोटा वाला ब्रेकर जो फॉल्ट के करीब हो वो ट्रिप हो, रादर देन कि आपका मेन ब्रेकर ट्रिप हो। क्योंकि मेन ब्रेकर ट्रिप होता है तो आपका पूरा प्लांट शट डाउन हो सकता है। तो सिमिलरली एसपीडीज में भी यही है, जिस तरह ताहिर साहब ने समझाया कि आपका एक मेन एसपीडी है जो 100 किलो एम्पियर्स का हो सकता है या 65 किलो एम्पियर्स का, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, जिस तरह आपका नुकसान कम हो, तो फॉल्ट के करीब वाला जो एसपीडी है, जो छोटा एसपीडी है, टाइप 2 वाला है, वो अगर आप लगाते हैं तो वो ट्रिप होगा, तो आपका जो है वो लॉस भी कम होगा और इसके अलावा आपका सिस्टम ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। तो ये अच्छी एग्जांपल ताहिर साहब ने दी, तो फिर मैंने चाहा कि इसको थोड़ा एलैबोरेट करके आपको। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान। मतलब ये मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपको मार्केटिंग में बड़ी सख्त जरूरत है और इसकी नीड बहुत है। मैंने देखे इतने ब्रेकडाउन होते हैं यहाँ पे, इसकी नीड बहुत है, लेकिन ये कि हमने एक दफा पैनल वर्क कर उसके बाद कोई देखता ही नहीं घूम के, और वो पता नहीं सही ऑपरेशनल भी है, यानी चेकिंग कोई नहीं कराता। ये एक्चुअली मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा मार्केटिंग प्रमोशन करें कि इसकी टेस्टिंग, मतलब ये कि ये और इसकी सही करेक्ट साइज का लगाया जाए। Sure. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइजिंग साहब ने पूछा है कि आईएसएल सर्किट ब्रेकर और सर्ज प्रोटेक्शन। देखिए सर्ज प्रोटेक्शन एक अलग प्रोटेक्शन है और आईएसएल ये शॉर्ट सर्किट रेटिंग होती है ब्रेकर की, तो वो एक अलग है, वो प्रोटेक्शन अलग है। देखिए कई टाइप की प्रोटेक्शन आती है, एक प्रोटेक्शन एक ब्रेकर में ओवरलोड होती है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है, उसके बाद अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन होती है, उसके बाद सर्ज प्रोटेक्शन अलग है। सर्ज प्रोटेक्शन तो ये कि आपकी स्पाइक आती है और चली जाती है, उस स्पाइक्स के जो एनर्जी क्रिएट होगी, जो कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट पे जाएगी, उसका रिड्यूस कैसे किया जाए, उसके लिए सर्ज प्रोटेक्शन लगाते हैं और इंडिविजुअल लेवल तक कोशिश करते हैं कि लगाई जाए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं लगाई। इवन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी कोई लगाता ही नहीं है यहाँ पे कि बार बार ट्रिपिंग होती है। तो अपनी फॉल्ट को देखे बगैर हम जो है ना क्या कहते हैं इल्जाम लगे सर्किट ब्रेकर पर डाल देते हैं कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ही बेकार है, नहीं लगाओ। तो उसमें मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे यहाँ तो ये है कि गोरे को जो मल्टीनेशनल के लोग आते हैं उनको जो है ना क्या कहते हैं 26 मतलब 20 पे कंफर्टेबल होते हैं टेम्परेचर पे, और हमें 20 पे सर्दी लगती है। इसी तरह मल्टीनेशनल वाले यहाँ का मिनरल वाटर पी ले तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, और हम कीड़ों वाला पानी इंटीरियर सिंध में जाए कीड़ों वाला पानी गदड़ा पानी भी पिए तो हमारी सेहत पे कोई असर नहीं होता। तो ये चीज है, मतलब अगर वो जो कंपोनेंट आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाया उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, उसमें नेचुरल कोई भी चीज नहीं है, उसने अपने हिसाब से प्रोटेक्ट करने अपने आप को, जो आपने प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया उसी हिसाब से उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। ये नहीं है कि मेरा 10 एम्पियर का लोड है मैं 100 एम्पियर का ब्रेकर लगा दूं, तो वो काम ही नहीं करेगा। मतलब ये तो मतलब ये कि आप अगर
इनसे अदनान शरीफ से अगर गाइडेंस ले तो बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाएगी यहाँ पे। थैंक यू। और ये रेटिंग का तो मैंने पहले भी बताया अख्तर अली साहब को, इनको भी बता दें कि एसपीडी की प्राइस क्या है, या इनको प्राइस लिस्ट भेज दें, सिलेक्शन मैं इनको करके दे दूंगा। मैं अपना ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप मुझे इनिशियली बता दें, बाकी ताहिर साहब गाइड कर लेंगे रिगार्डिंग। मतलब ये कि ये प्राइस तो ये आपने जो किस टाइप का है और किस टाइप की अर्थिंग TNC तकरीबन हमारे यहाँ तो चलता है ज़्यादातर, इस्लामाबाद में ये रहते हैं अख्तर अली साहब, तो वहाँ पे मतलब उसके हिसाब से मेरे ख्याल में सिलेक्शन करके भी मैं आपको मॉडल नंबर के हिसाब से बता दूंगा। घर पे लगाना है तो मेन DB पे लगाना है। यस, शुक्रिया जी, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया।